डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, आ ही गया आरपीएससी का टाइम। मेरे कितने ही स्टूडेंट इसके लिए वेट कर रहे थे, कितने लोगों ने मुझे मैसेज भेजा, लेकिन आपको पता है कि इसको एनालाइज करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक तो इसमें एक पेपर में 150 क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी किस लेवल पे, मतलब आपके सब्र का इम्तहा ले लेते हैं। तो मेरे पास इतना समय यदि हो कि इतना देर में एनालाइज करें, तो मैंने कोशिश की है। एंड थैंक यू यहाँ आदित्य यादव का, जिन्होंने केवल ये पेपर ही नहीं भेजा, इसका आंसर की भी भेजा, जिससे कि मुझे बहुत आसानी हुई इसको देखने में कि उन्होंने क्या आंसर दिया। कुछ आंसर इनके गलत भी हैं। तो चलिए, और ये जो है ना, एक तरह का मदर एनालिसिस है, क्योंकि इसमें जो पेपर 1 पेपर 2 मिला के 300 क्वेश्चन होते हैं, वो करीब 3000 क्वेश्चन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी एग्जाम को आप लगभग कंपीट कर सकते हैं। केवल आरपीएससी के 2-3 साल के यदि पेपर को आपने एनालाइज कर लिया कई बार उसके थ्रू यदि आपने नोट बना लिए, तो आप 3-4 हजार क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट अस बिगिन दिस फैसिनेटिंग बट वेरी वेरी टायरिंग डिस्कशन फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। ये तो आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि दीज बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एफोर्डेबल बुक। ऑफ कोर्स ये अमेजन पे हैं, जिनको कि अभी आप लर्न कर रहे हो कि कैसे जो है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन जिस तरह से यूपीआई को आप लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसी तरीके से अब देखोगे फ्यूचर इज ऑनलाइन बुक, क्योंकि वो आपको कंट्रोल देती है और आपको जिस प्राइस पॉइंट पे देती है वो इम्पॉसिबल है हार्ड बाउंड कॉपी में। तो आप उसका फायदा उठाइए। अभी भी जो है यूजीसी नेट की गाइड जो है इंस्टा मोजो पे है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ये सब लिंक यहाँ तो क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मैं कहूँगा एक अलग टाइप की पेपर, जो मैं पिछले बार भी मैंने जब एनालाइज किया था तो आपको बताया था। इससे पहले कि चलिए, ये एक बहुत बड़े पेपर 150 क्वेश्चन, वो भी उस लेवल के जिसमें कि काफ़ी समय लगने वाली है। आप भी धीरे धीरे देखिए। इसे आप 2-3 बार में देख सकते हैं, 2-3 टुकड़ों में देख सकते हैं। मैं पार्ट वाइज में इसको नहीं बना रहा हूँ, बट कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन। पहले तो इसमें आप देखेंगे कुछ जगह मैंने सीधा इस तरह से इंडिकेट कर दिया है कि इसका आंसर क्या है। इसको आप ये समझिए कि मुझे पता नहीं था, मैंने आंसर देखा है, और जो आंसर है उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। यस, इन सम केसेस मैंने वेरीफाई किया जहां मुझे शक लगा, मुझे कुछ पता था, और वहां मैंने चेक किया कि इनका आंसर सही है कि नहीं, और मुझे 2 आंसर इनके गलत मिले हैं। वहां पे मैंने उसको रेड कर दिया, मैं बताऊंगा। लेकिन और जगहों पे आप उसको खुद खोज लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। और कहीं कहीं पे मैंने जो है, जहां मुझे लगा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि जनरल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस सवाल से रिलेटेड, वो मैंने दिया है। जहां पे मैंने ये मार्क नहीं किया है वहां पे मैं अपनी बात कहूंगा, लेकिन जिसमें मैंने मार्क किया वहां कुछ नहीं कहूंगा। इसके अलावा इसमें मुझे लगता है कि 150 में से करीब तकरीबन 40-45 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें कि ना तो आपको कभी जानने की जरूरत है, ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बस इसी एग्जाम के लिए उसे ढूंढ के आपको परेशान करने के लिए निकाला गया है। इट्स लाइक दैट, उसको रेस्ट इन पीस कर दीजिए। उसमें से जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें 40-50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि यस, किसी और एग्जाम में भी इसको पूछा जाना चाहिए, थोड़े टफ लेवल के। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो है बहुत ही टफ, लेकिन आप उसे बकवास नहीं कर सकते। वो बहुत डीपर लेवल पे जाके पूछने की कोशिश करते हैं, जो जनरली कोई भी स्टूडेंट उस लेवल पे एमसीक्यू के लिए तैयारी नहीं कर सकता, आप कर ही नहीं सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पेपर। चलिए इस जनरल डिस्क्लेमर के साथ शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बुक ऑथर इज नॉट करेक्टली मैच। ये जो बुक ऑथर हैं सभी अननोन जैसे हैं, तो आपको सीधा पहले बंप कर देंगे। जैसे इवन रॉबर्ट डहल की जो है पॉलीआर्ची हो, चाहे अदर बुक छोड़ के ये मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस पे जाते हैं, जबकि उन्होंने डेमोक्रेसी और इन सब पे काफ़ी लिखा है, तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट बन गया है। लेकिन ये जो बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जी एंड्रयूज ने नहीं लिख करके CF स्ट्रॉन्ग ने लिखा है 1930 में, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसको आप रट सकते हैं कहीं, लेकिन आप जानते हैं इस टाइप कहाँ पूछा जाता है। हाँ, ये हरमन फाइनर की बुक जो है ये बहुत फेमस है, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। इसको जरूर आप याद कर लीजिए, बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट डहल ने यदि मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस लिखा है इस क्वेश्चन के अनुसार, तो इसको भी याद कर लीजिए। तो डिफिकल्ट, अब मैं डिफिकल्ट क्या मार्क करूं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ नीति व्याख्यामृत। तो चलिए ठीक है, ये कहते हैं सोमदेव सूरी। आप बस याद कर लीजिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया आपको।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एज मेंशन इन इट्स लोगो। मुझे नहीं पता है, ये कहते हैं सत्य सयु जयोत्सु, ठीक है जरूर होगा, लेकिन क्या आप हर हाई कोर्ट का आप याद करेंगे? लेकिन राजस्थान का एग्जाम है इसलिए शायद क्वेश्चन इरेलीवेंट भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राल्फ मिलीबैंड्स व्यू अबाउट द स्टेट। ये क्वेश्चन अच्छा इस मायने में है कि राल्फ मिलीबैंड और निकोलस पोलंजा की एक बहुत फैसिनेटिंग डिबेट होती है इन द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जहां मिलीबैंड जो है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू लेते हैं और निकोलस पोलंजा स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू। इन दोनों को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें से एक स्टेटमेंट केवल गलत होगा, इसको आप छोड़ दीजिए, अधिकतर में क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड को छोड़ दीजिए। 4 है, he had a major debate with another famous Marxist theorist Nicholas Polanja concerning the nature of state capitalist society। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। He adheres to the classical Marxist position that the state is invariably an instrument of class power। इसको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू कहते हैं कि स्टेट जो है वो क्लास डोमिनेंस का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जहां की कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और बढ़ावे के लिए वो काम करता दिखाई पड़ता है, जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट व्यू है। He has accepted the unity of state power and class power। सही है कि स्टेट का पावर और क्लास का पावर दोनों जुड़ जाते हैं। कैपिटलिस्ट क्लास सबसे डोमिनेंट है, वही स्टेट को कंट्रोल करता है। His view is described as structuralist theory of state। No, not at all। structuralist theory just उल्टा है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी का, जो निकोलस पोलंजा और जिसके की ओरिजिनेटर लुई अल्थुजर माने जाते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एक लाइन में बोले तो ये है कि कैपिटलिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट सोशल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलिस्ट सोशल रिलेशनशिप, वो भी स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको लगातार क्रिएट करता है, रिक्रिएट करता है, मेंटेन करता है, मतलब बहुत बड़ा काम करता है। ये कैसे करता है? जो कैपिटलिस्ट सोशल स्ट्रक्चर है उसको कैसे वो बनाए रखता है? लुई अल्थुजर का कहना है दो तरीके से। एक है आइडियोलॉजी के थ्रू, जिसको वो कहते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। स्टेट मीडिया को कंट्रोल करके, आइडियोलॉजी को कंट्रोल करके, ओपिनियन को कंट्रोल करके, डिस्कोर्स को कंट्रोल करके एक हेजोमनी क्रिएट करता है, जिससे कि सभी लोग, इवन वर्कर क्लास, ये मान ले कि कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर इज गुड फॉर देम। दूसरा जो है जो नहीं माने उनको टेम करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, आर्मी, कोर्ट कचहरी, पुलिस के थ्रू होती है, जो उनको सजा दे करके लाइन पे लाने की कोशिश करती है। तो ISA, ideological state apparatus, and RSA are the two mechanisms by which the capitalist state continuously create, recreate and maintain the capitalist structure। ये स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है जिसको रैल्फ मिलीबैंड नहीं मानते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। सार्टोरी, जियोवेनी सार्टोरी, इटली के, डिस्टिंग्विश विच टू मेन टाइप्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। पहले तो समझिए कि सार्टोरी ने 6 टाइप के पार्टी सिस्टम दिया था। 1 पार्टी सिस्टम, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। 2 पार्टी सिस्टम, उसके बाद जो मल्टी पार्टी सिस्टम 2 टाइप का दिया था। मॉडरेट प्लूरलिज्म होगा, आइडियोलॉजिकल प्लूरलिज्म, या पोलराइज प्लूरलिज्म, काफी ज्यादा छिटका हुआ होगा, और फाइनली ऑटोमाइज्ड या फ्रेगमेंटेड पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि प्लूरलिस्ट में जो है जो मल्टी पार्टी सिस्टम में 2 टाइप का होगा, मॉडरेट प्लूरलिज्म एंड पोलराइज्ड। तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन। यहां पे अब आइए, ये कोई स्टार क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कब बना, ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉपरेशन कब बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, सीधा आप मैंने 3rd मार्क कर दिया है। आप इसको मैच कीजिए, याद करना है तो कर लीजिए। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट बिलोंग टू द कंजर्वेटिव पार्टी। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन क्या आप इतना याद रखेंगे कि जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनके 300 साल में, उसमें से कौन कंजर्वेटिव यानी टोरी और कौन लिबरल या कौन लेबर के थे? तो ठीक है, हैरोल्ड विल्सन जो है वो लेबर पार्टी से थे, तो ये तो कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकते हैं। अभी जो लेबर पार्टी जो अभी कैर स्टैमर की जो अभी रूल भी कर रही है। हु अमंग, ये सब क्वेश्चन ऐसा जिसको कि आप रेस्ट इन पीस है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहां देख लीजिए, ना ही इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। Who among the following has given the statement that nationalism is essentially a group of past achievements, traditions and experiences, and nationalism is stronger today than it has ever been? तो ये मुझे लगता है, चलिए लगने की बात नहीं, क्योंकि मैं कोई गैस नहीं कर रहा हूं,
मैंने इसको जो है इसका आंसर से कल मैं बता रहा हूँ कि 3 मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो और इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने खूब पूछे कि ये किसने कहा, ये किसने कहा। मैंने हमेशा कहा है कि ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होते हैं यदि बहुत फेमस लाइन ना लिया जाए। यदि आपको 100 क्वेश्चन में पूछूं तो आप 10 का भी जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई भी नहीं दे पाएगा यदि मैं उठपटांग कहीं से भी लेके पूछ दूं कि ये किसने कहा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। नेशनलिज्म पे उनके अपने व्यू हैं। अरविंदो घोष के भी नेशनलिज्म पे बड़े ही अलग टाइप के व्यू हैं, वो उसको स्पिरिचुअल आत्मा जैसे नेशन को मानते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। Who sought to contrast individual freedom with 3 other meaning of freedom which represent political freedom, inner freedom and freedom as power। तो फ्रीडम पे यदि आप यहाँ देखेंगे ना तो सबने कुछ कुछ काम किया है। इसे बर्लिन निगेटिव पॉजिटिव फ्रीडम पे किया है। मिशेल फूको या माइकल फोकाल्ट तो पावर पे काम करते हैं। डेविड मिलर ने भी कुछ काम किया, लेकिन हयाक ने बुक ही लिखा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो एक लिबर्टेरियन थिंकर है, तो वो तो फ्रीडम पे ही बेस्ड है। तो उनका ये थॉट है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत बुरा क्वेश्चन नहीं, ये किसी दूसरे एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज फेस्ड इम्पीचमेंट ट्रायल 2 times। वही जो अभी चर्चा में है, जिनके कान को गोली छू के निकल गई और फिर से लगता है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिनको 2 बार जो है इम्पीचमेंट झेलना पड़ा, लेकिन दोनों बार वो बच गए थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें तो ठीक है, इंडिया डिवाइडेड जो है बुक राजेंद्र प्रसाद की। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि बाकी तो चलिए आपको ये सब भी बताता है कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन ये भी आपको बताता है कि ये बुक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। तो ये इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which among the following statement is against the essential attribute of deliberative democracy? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन विल इंक्लूड फोरम ऑफ पब्लिक डिस्कशन, फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यही तो डेलिब्रेशन है। मतलब कि जब आप ओपन डिस्कशन से, डेलिब्रेशन से डिसीजन पे पहुंचते हैं, ना कि हाथ उठा लो कौन मेजोरिटी में है उससे, तो इसको डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इट स्ट्रेसेस ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ सिस्टम। डेलिब्रेशन केवल 2 इक्वल के बीच में हो सकता है, जहां की बोलने की आजादी हो। इट एम्स फुल डेलिब्रेशन विथ ए स्पेसिफाइड टारगेट ऑफ कंसेंसस। ये भी चलिए ठीक है, मतलब हम एक कंसेंसस पर पहुंचना चाहते हैं और फुल डेलिब्रेशन के थ्रू। इट नेग्लेक्ट्स कल्चरल प्लुरलिटी। ऐसा नहीं है, कल्चरल प्लुरलिटी डेलिब्रेशन जो है सबको एक्सेप्ट करता है कि सबके विचार अलग हो सकते हैं, हर कम्युनिटी के अपने कल्चरल जो इथोज हैं, जो आइडियाज हैं, वो अलग हो सकते हैं, उसको सम्मान किया जाता है। तो ये तो नहीं है कि इट नेग्लेक्ट्स। चूंकि यहाँ पे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पूछी गई है, तो एक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये सब थिंकर जो हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के। सबसे बड़े हैं जुर्गन हैबरमास, जो कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी, पब्लिक स्पीच, इस सब की बातें करते हैं, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी की बात करते हैं। तो उनका पूरा थॉट ही है कि सब कम्युनिकेशन से इवॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग। जुर्गन हैबरमास, और ये जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थिंकिंग के जो स्कूल हैं, उसके भी एक बहुत बड़े थिंकर हैं। एमी गटमैन एंड डेनिस थॉमसन हैं, जेसुआ कोहेन हैं, जॉन इल्स्टर हैं, जेम्स मैंसब्रिज हैं, बेंजामिन बार्बर हैं और जेम्स फिस्किन हैं। तो इन सब का याद कर लीजिए, ये सब आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स आर यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स इन अमेरिका टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। अब ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा इस मायने में है कि ये सब टर्म सीख लीजिए, लेकिन अब ये सब प्रेशर ग्रुप यूज करते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सेटर ठीक से समझ नहीं पाए। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्वेश्चन उसमें से है। जैसे कि आप देखिए, जेरीमैंडरिंग, फिलिबस्टरिंग, ये प्रेशर ग्रुप नहीं करते हैं। जेरीमैंडरिंग जो सरकार में होते हैं वो कर सकते हैं। फिर जेरीमैंडरिंग का मतलब क्या होता है आपको, वो जो डेलिमिटेशन होता है उसकी बाउंड्री को ऐसे मैनिपुलेट करना कि आपको फायदा हो, कल्चरली, रिलीजियस, लैंग्वेज के बेसिस पे थोड़ा बहुत आपने कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ मरोड़ दिया इस तरह से कि आपको वोट ज्यादा मिले, जेरीमैंडरिंग कहते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्री। फिलिबस्टरिंग जो है वो सीनेट में अमेरिका में होती है, जहां पे कि कोई सीनेटर इतना बोलता रहता है कि वो
मतलब उस सब टाइम खत्म हो जाए और बिल ना पास हो सके, क्योंकि वहां पे सीनेट में कोई रोक टोक नहीं है कितने देर तक आप बात कर सकते हो। पोर्क बैरल तो मैंने यहाँ लिख दिया है, यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड फॉर प्रोजेक्ट डिजाइन टू प्लीज वोटर्स और लेजिस्लेचर एंड विन वोट्स। मतलब आप सरकार के फंड का यूज कर रहे हो कुछ ऐसे पॉपुलिस्ट प्रोजेक्ट के लिए जिससे कि आपको केवल वोट मिले। वो देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको वोट मिल रहा है तो आप सरकार का पैसा उसमें खर्च कर रहे हो। लॉग रोलिंग जो होता है, ये तुम मेरी खुजाओ मैं तेरी खुजाओ वाली बात है, कि जबकि दो अपोजिट धुर के जो लेजिस्लेचर होते हैं कहते चलो तुमको इस बिल से या इस लॉ से या इस लेजिस्लेशन से फायदा होता है तो हम तुमको सपोर्ट कर देंगे, तुम मेरा जो लेजिस्लेशन जिससे मुझे वोट मिलता है वो तुम मुझे हेल्प कर दो। तो लॉग रोलिंग कहते हैं, मिल करके मतलब लॉग को, बड़े मोटा लॉग है उसको रोल करो। अब ये कहते हैं कि ये सारे यूज होते हैं प्रेशर टैक्टिस, मतलब प्रेशर ग्रुप। आई डोंट थिंक ऐसा है, प्रेशर ग्रुप केवल नहीं है, बहुत सारे इसमें लेजिस्लेटिव है एंड ऑल है। तो चलिए ठीक है, लेकिन ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर तो इन्होंने ये दिया है कि सभी सही है। Who among the following was the opinion that cultural identity and minority rights are closely linked to personal autonomy? मतलब बेसिकली इस समझिए, वैसे तो इसका आंसर मैंने देख लिया है कि जेरेमी वेल्ड्रन है, मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये कहता क्या इसमें, इस क्वेश्चन में एक ये भी है कि आपको आंसर पता हो ना हो, लेकिन जो ये क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं वो आपको आगे के एग्जाम में यूज हो सकता है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। जैसे ये देखिए क्या कह रहा है कि यदि कल्चरल आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की जाए, जिसको चार्ल्स टेलर कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, आपको इज्जत दी जाए और माइनॉरिटी राइट सुनिश्चित की जाए, तो आपको जो इंडिविजुअल जो उस माइनॉरिटी को बिलोंग करता है उसको फ्रीडम फील होता है, उसको लगता है कि उसके पास पावर है, वो सोशली इंपावर्ड फील करता है। ये कहने वाले जेरेमी वॉल्ड्रन है। तो आप समझ सकते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म को ये भी सपोर्ट करते होंगे। इसे आप बर्लिन भी वैल्यू प्लुरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। विल कैमेलिका तो है ही मल्टीकल्चरलिज्म के बहुत बड़े थिंकर। और यहां जेम्स टूली का नाम आ रहा है, तो इन्होंने एक ये भी मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इनकी जो बुक है स्ट्रैंज मल्टीप्लिसिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द एज ऑफ डाइवर्सिटी, तो पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर वर्सेस नेशन स्टेट, इसकी बात ये करते हैं जेम्स टूली। तो जेम्स टूली के बारे में भी जान लीजिए, ये सभी थिंकर बारे में आप लोग को जानना चाहिए। गुड क्वेश्चन। नॉट ये कि जेरेमी वेल्ड्रन है, ये तो वॉल्ड्रन है, ये तो बिल्कुल ही ऑब्सक्योर हैं उस तरीके से, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट और ये थिंकर्स के बारे में जानना अच्छा है। 50 नंबर देखिए, ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट डज नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही है। ये इस पे तो कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बना के बताया है, बहुत सारे ये हैं कि कब बिल कब लैप्स करता है। देखिए दो हाउस हैं, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, एलएस है, आरएस है। यदि यहाँ कोई बिल जो है अभी चल रहा है डिस्कशन, ये यहाँ गया ही नहीं है, तो ये तो परमानेंट हाउस है, इसके डिसॉल्व होने पे ये बिल लैप्स नहीं होगी। लेकिन यदि ये बिल राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में चली गई थी और तब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो पूरी बिल ही खत्म हो जाती है, लैप्स कर जाती है। इसी तरह यदि लोकसभा में कुछ डिस्कशन हो रहा है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो तो बिल नेचुरली खत्म हो जाएगी। लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में चली गई और राज्यसभा में पास नहीं हुई, तब भी लोकसभा के डिसॉल्व होने से वो बिल गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि राज्यसभा कुछ अमेंडमेंट प्रस्ताव रखती है तो उसको कौन देखेगा, लोकसभा तो डिसॉल्व हो चुकी है। तो ये सब कंडीशन है। हाउस के एडजॉर्न होने पर, प्रोरोग होने पर, प्रोरोग मतलब अभी अभी हाउस प्रोरोग्ड है, अभी जो है स्पेशल सेशन और फिर बजट सेशन 23 से शुरू होगी, तो इन दोनों के बीच में रिसेस है, तो उसमें कोई बिल लैप्स नहीं करता है। तो बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट डज नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही है। बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा would lapse on a dissolution of the लोक सभा। अब ये बहुत ही भ्रामक है। यदि बिल पेंडिंग है राज्यसभा में और विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, मतलब अभी लोकसभा में भेजी ही नहीं गई है, तब तो ये लैप्स नहीं करेगा। विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा वुड लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन। यदि ये नहीं भेजी गई है तो ये लैप्स नहीं करेगी। यदि भेज दी गई है लोकसभा में, तब लोकसभा डिसॉल्व होती तो लैप्स कर जाएगी। तो इसको जैसा भी मान लीजिए, इस बेसिस पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर को छोड़ दीजिए क्या है। 16 देखिए, ड्राइंग ऑन एंटोनियो ग्राम्स्की's notion of hegemony, who argued that successive dominant powers in the international system has shaped a world order that suits their interest and have done so not only as a result of their coercive capabilities but also because they have managed to generate broad
consensus or consent for that order even among those who are disadvantaged by it. मतलब इतना लंबा चौड़ा जो स्टेटमेंट है वो ग्रामस्की के हेजोमनी को ग्लोबल लेवल पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये थिंकर, ये कहते हुए कि ग्लोबल लेवल पे एक वर्ल्ड ऑर्डर बना है, एक व्यवस्था बनी है जो अमीर कंट्री को हेल्प करता है, क्योंकि उन्होंने केवल डंडे के जोर पे नहीं बल्कि आइडियोलॉजी के जोर पे एक मैन्युफैक्चर कर लिया है कॉन्सेंट को कि जो कंट्री को नुकसान भी है उस वर्ल्ड ऑर्डर से उसको वो नेचुरल या नॉर्मल मानने लगते हैं। मतलब ग्रामशी का हेजमनी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ये इस तरह से ग्रामशी से प्रभावित और वर्ल्ड ऑर्डर देखते ही आपको रॉबर्ट कॉक्स द क्रिटिकल थिंकर का ध्यान आना चाहिए, जिन्होंने बुक लिखा है प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर। तो वर्ल्ड ऑर्डर आते ही रॉबर्ट कॉक्स। और यहाँ पे चूंकि और भी थिंकर हैं जैसे कि पॉल केनेडी हैं, ग्रेट हिस्टोरियन, इनकी बुक है द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर, इसको जरूर याद कर लीजिए 1987 की। देन यहाँ पे जो है स्टैनली हॉफमैन आते हैं, एक लिबरल थिंकर हैं, ध्यान रखिएगा, और इन्होंने जो है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे बुक लिखा है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सिंस द कोल्ड वॉर, स्टैनली हॉफमैन, सबको ध्यान रखिए। 17 देखिए, अंबेडकर जी पे क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर द प्रेसिडेंशियल स्पीच एट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द जात पात तोड़क मंडल, मतलब जात पात को तोड़ दो, ऑफ लाहौर इन 1936, बट ही कुड नॉट डिलीवर द स्पीच। वहां पे एक डिस्प्यूट हो गया था कि नहीं नहीं ये बहुत ही रेडिकल है, इनका स्पीच हम नहीं बोलने देंगे। तो वो टाइटल क्या था उस स्पीच का जो उनको नहीं बोलने दिया गया? बाद में उसी टाइटल पे उन्होंने बुक भी लिखा और इसका नाम था एनाइलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट को, एनहाइलेशन का मतलब क्या है? नष्ट कर दो, मतलब पूरी तरह से एकदम डिस्ट्रॉय कर दो, एनहाइलेट कर दो कास्ट को। तो ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का जो सब बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। ये क्वेश्चन आइए जो पार्डन पे है, इसको एक बार हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कंसर्निंग सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। यहां ध्यान दीजिएगा कि डेथ सेंटेंस को पूरी तरह से पार्डन करने का अधिकार प्रेसिडेंट को तो है, लेकिन गवर्नर को नहीं है, पहला ये इंफॉर्मेशन। दूसरा, आर्टिकल 72 जो है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, और आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर है। ये इसको तो याद कर लीजिए, कई एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए, फर्स्ट स्टेटमेंट, द ओनली ऑथोरिटी फॉर पार्डनिंग ए सेंटेंस ऑफ डेथ इज द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, but under the different sections of Indian Penal Code and Criminal Procedure Code, governor has the power to suspend, remit or commute a sentence of death। सही है। तो इस मायने में कि वो डेथ सेंटेंस को पूरी तरह माफ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं। रेमिट का मतलब है कि आप उसका कोई भी जो सेंटेंस होता है उसका टाइम ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन नेचर ऑफ सेंटेंस रिमेन द सेम। तो आई डोंट नो रेमिट डेथ सेंटेंस को करने का क्या मतलब होता है। कम्यूट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म, तो डेथ सेंटेंस को वो लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेस्पाइट का मतलब है अवॉर्ड ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट कि कोई विकलांग है, कोई किसी को पारिवारिक जिम्मेदारी है तो रिस्पाइट दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली एब्जॉल्व करना संभव नहीं है। तो ये दोनों जो है वो करेक्ट हैं। Who among the following believe that the function of India was not simply creating material wealth but spreading a perennial source of light of spirituality and Vedantic wisdom to the world? जैसे ही स्पिरिचुअलिटी आता है इंडियन नेशन से, तो आपको अरविंदो घोष का ख्याल आना चाहिए। Which of the following is not included in Ram Manohar Lohia's idea of 7 revolution और सप्त क्रांति? ये क्वेश्चन आसानी, कोई सप्त क्रांति सभी आप अंडर ग्रेजुएट में आप लोगों ने पढ़ा है, उसको रट भी लेते हैं क्या क्या है। जैसे उसमें सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट वायलेंट रिवोल्यूशन है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, एबोलिशन ऑफ कास्ट है, कास्ट की इक्वालिटी, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन है, वुमेन की फ्रीडम, नेशनल इंडिपेंडेंस और नेशनल इक्वालिटी की बात है, सभी नेशन बराबर हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कलर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट हो, राइट टू प्राइवेसी हो एंड ऑल। तो इसमें से यदि आप देखेंगे तो इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाई वे ऑफ कैपिटलिज्म तो कभी ये कह ही नहीं सकते, ये तो सोशलिस्ट लीडर थे। बाकी तो सब आएगा ही, इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, वुमेन इमेंसिपेशन, स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, सब आएंगे। तो सप्त क्रांति, तो ये सब मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, ये भी मीडियम लेवल का है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
21 विच एस्पेक्ट ऑफ कौटिल्या सिक्स फोल्ड पॉलिसी इज रिलेटेड टू न्यूट्रलिटी। ये सब इजी क्वेश्चन कहा सकता है। आपको पता है कि जो षड गुना है जिसमें संधि, विग्रह, आसन, यना, समश्रय, द्वैधिभाव आता है, ये सभी स्टूडेंट रटते हैं, पता होता है कि क्या है। उसमें से जो न्यूट्रलिटी है, आर्म्ड न्यूट्रलिटी, कल जो पूरे एकदम आर्म्ड हैं लेकिन आप बिल्कुल तने हुए हैं बॉर्डर पे लेकिन लड़ाई नहीं कर रहे हैं, इसको हम आसन कहते हैं। याना जो है मार्चिंग है। विग्रह जो है आप मतलब कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। समसरया जो है आप शरण लेते हैं किसी स्ट्रॉन्ग का दूसरे से टक्कर लेने के लिए। Reference to the British House of Commons in clause 3 of article 105 of the Constitution of India was substituted by। अब ये इसको मैं कह रहा हूं, मैंने 105 के क्लॉज 3 को पढ़ा, उसमें कहीं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स तो है नहीं, पता नहीं कहां से ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इनका आंसर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट है। तो आप इस पे और मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब और रिसर्च कर लीजिए, मुझे ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन गिवन बाय आलमंड एंड कोलमैन, प्रेशर ग्रुप को उन्होंने क्लासिफाई किया था नॉन एसोसिएशनल, एनोमिक, इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल। इसमें से ये जो इन्होंने डिटेल दिया वो किसको बिलोंग करता है? विच प्रेशर ग्रुप इज इनफॉर्मल। पहले देखिए इनफॉर्मल इन नेचर है, जो रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, किनसी, पारिवारिक, इथनिसिटी, ट्राइबल पे आता है। तो यदि इनफॉर्मल है तो ये नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप हो जाता है। वही यदि एसोसिएशनल हो जाए, कोई एसोसिएशन बना करके यदि आप फॉर्मल एसोसिएशन, तो फॉर्मलाइज हो जाती है। और यदि वो इंस्टीट्यूशनल हो जाए जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ऑल, तो वो एनोमिक तो ऐसे ही स्वतः जो प्रेशर ग्रुप आते हैं जो रोड पे निकल आते हैं किसी, जैसे अब किसान आंदोलन को आप क्या कहेंगे, तो वो एक तरह का एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है या एसोचैम, इन सबको इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं। सो नॉन एसोसिएशनल। यहाँ पे देखिए, ये तो मैं सीधा टिक मार देता हूँ, इसका आंसर है 2, बस आप चेक कर लीजिएगा। विच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट मेंशन बाय जीन ब्लॉन्डल। जीन ब्लॉन्डल ने काफ़ी बुक लिखे हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे। अब टाइप ऑफ लेजिस्लेशन तो उन्होंने 5-6 दिए हैं, ट्रंकेटेड, मोर इनिवेटेड देन ट्रंकेटेड, नेसेंट और इनकोहेट। तो पढ़ लीजिए सब पे और ज़्यादा रिसर्च करना चाहें, बट इट्स सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आप इसको रेस्ट इन पीस छोड़ दीजिए। Which of the following thinker mentions 4 waves of modern citizenship as an alternative to the historical evolution suggested by T.H. Marshall? तो आप ना यहाँ पे टर्नर, B.S. टर्नर को हमेशा आप गेस कर सकते हैं। यदि T.H. मार्शल ने जिस टाइप का हिस्टोरिकल लिबरल सोसाइटी में जो इवोल्यूशन हुए हैं सिटीजनशिप का एज ए राइट, मतलब पहले सिविल राइट, फिर जो है पॉलिटिकल राइट और फिर सोशल राइट, उसके अगेंस्ट में B.S. टर्नर ने अपना अल्टरनेटिव सिटीजनशिप कर दिया। आप इसको और आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। 26 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट दैट of the unwritten and written character but in respect of the nature of the amending process। ये तो एकदम जनरल स्टेटमेंट है। रिजिड का मतलब होता है जिसको जिसको अमेंड करना मुश्किल हो, चाहे वो कन्वेंशन में बसा हुआ हो जैसे इंग्लैंड का है, या रिटर्न हो किताबों फॉर्म से इंडिया यूएसए में। तो ये तो करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन ए रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक। अब इस तरह के लाइन उन्होंने खूब दिए हैं जिसका कि कोई मुश्किल है इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें। देखिए, ऑर्गेनिक डिफरेंस या रिलेशनशिप क्या होता है, जो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है नेचुरल वे में। ऑर्गेनिक का मतलब यही है। जैसे कि आप यदि ये कहें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन से ही निकलता है, तो इस टाइप का तो है नहीं कि इसका रिलेशन ऑर्गेनिक है। मतलब कि दोनों अलग अलग तरीके से, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अपने बहाव से जो है चलते हैं, क्यों रिटन हुए हैं, अनरिटन अलग परंपरा से चलते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये सही है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन इन्होंने शायद इसको ऑर्गेनिक कहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। मेरे अनुसार से तो केवल स्टेटमेंट 1 सही है। 27 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस, ये भी एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन रेज करता है कि सेटर क्या सोचता है, किस तरीके, किस प्लेन पे ये लोग सोच रहे हैं, जो कि बहुत डिफरेंट है जो जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें से कई मुझे मतलब कि मुझे सही भी नहीं लगते हैं। उसमें से एक ही है, collective security and collective defense, both systems believe that the independent military power of any one country is not sufficient to keep away the threat of attack। ये बिल्कुल सही है। collective security we all know, NATO हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे लीग ऑफ नेशन हो, one for all for one, यही collective security है। कलेक्टिव डिफेंस उसी का एक फॉर्म है। कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिफेंस को यदि आप एक मानते हैं तो, लेकिन यहां पे देखिए क्या डिफरेंस कर रहे हैं। द मेंबर ऑफ ए कलेक्टिव डिफेंस हैव एडवांस नॉलेज ऑफ द एनिमी while the goal of collective security is to hit any attacker anywhere। अब
इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये सही है गलत है, ये केवल सेटर ही अपना खुद डिसाइड कर सकता है। तो इसको कुछ भी मैं नहीं कहूंगा, वैसे इन्होंने सही डिक्लेयर किया है, मेरे अनुसार से ये अटरली वेग स्टेटमेंट है। वन को बस आप पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। Who among the following thinkers has performed Morgenthau's 6 principle of political realism to highlight the gender bias? ये क्वेश्चन घिसा पिटा रन ऑफ द मिल इजी क्वेश्चन अब बन चुका है। जे एंटिकनर ने रीफॉर्मुलेट किया मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। 29 देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट थिंकर द कैपिटलिस्ट स्टेट हैज टू डिस्टिंक्ट कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट, रिप्रेसिव स्टेट apparatus एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया आरएसए और आईएसए का लुई अल्थुजर की ये थेसिस है। यहां इन्होंने फिर गलत लिखा है, ये आईएसए जो है कोअर्सिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कोअर्सिव मतलब होता है डंडे के जोर पे, नो। आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus जो है नॉन कोअर्सिव इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब इनकी समझ थोड़ी सी है प्रॉब्लम जो इन्होंने सेटअप किया है। तो लुई अल्थुजर, लेकिन ठीक है याद कर लीजिए। यहाँ पे लुकास को भी इसके बुक, उनके बुक को भी देखिएगा, मार्क्सिस्ट। ग्राम्स्की के तो बुक एंड हेजेमनी आप जानते हैं। रोजा लग्जमबर्ग की भी जो है मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, इन्होंने भी वर्ल्ड के मार्क्सिस्ट स्ट्रक्चर पे काफ़ी कुछ लिखा है। तो इनके थॉट को, इनके बुक को शायद कैपिटलिस्ट अकोमुलेशन इन द वर्ल्ड स्टेट में कुछ लिखा है, और भी बुक्स को देख लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन फॉर फेडरलिज्म बाय इंस्टॉलमेंट। अब ये सब क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप ये तो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बेकार है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब कहाँ से ढूंढ के लाते हैं और क्यों लाते हैं और कैसे स्टूडेंट इसका तैयारी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा है कि आप जानते हो कि फेडरलिज्म बाय इंस्टॉलमेंट ये किस थिंकर ने ये थेसिस दी है। इनके अनुसार से अर्नेस्ट हास ने दिया है, जिन्होंने कि 8 टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पावर या जो है उसको उन्होंने 8 वे में एनालाइज भी किया है। तो अर्नेस्ट हास, ठीक है, बस रट लीजिए ये सब ऑर्बिट क्वेश्चन को। 31 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस। ये बहुत फेमस केस है। इसमें क्या हुआ था चलिए पढ़ ही देते हैं, क्योंकि उसी को ही पूछ रहे हैं। द गोलकनाथ केस इन्वॉल्व्ड ए चैलेंज टू द फर्स्ट, 4th एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर क्लोजिंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। सारा कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा था, जमींदार लोग वहां पहुंचे हुए थे कि राइट टू प्रॉपर्टी उस फंडामेंटल राइट थी, उसको जो है डाइल्यूट किया गया है 1st, 4th और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उसके अगेंस्ट में गए थे। कोर्ट ने काफी कानूनी जो है व्यू लिया फंडामेंटल राइट पे कि वो तो गारंटीड है, उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। 11 जज की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर सिकरी थे, यस। कोर्ट हेल्ड दैट, सिकरी थे, चेक कर लीजिएगा, या सुब्बा राव थे। 11 judge bench of the Supreme Court held that Parliament did not have the power to pass any amendment which has the effect of taking away any of the fundamental right guaranteed by Part 3। तो उन्होंने ये कह दिया कि पार्लियामेंट को कोई पावर ही नहीं है कि Part 3 को अमेंड कर सके, जो फंडामेंटल राइट। इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन उन्होंने दे दिया। बाद में जो है 24th अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने जो है इस डिसीजन को ही बाईपास कर दिया 1971 में, 4 साल बाद। शॉर्टली आफ्टर दिस जजमेंट चीफ जस्टिस सुब्बा राव, चलिए सुब्बा राव थे, resigned from the court and was a candidate for the presidential election। ये इस स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे आंसर के अनुसार, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, ये स्टेटमेंट गलत है। सुब्बा राव ऐसे प्रेसिडेंट के लिए खड़े नहीं हुए थे, तो मतलब इसके अनुसार, आई एम सॉरी, इसके अनुसार ये प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे, तो चेक कर लीजिएगा। ये मुझे मतलब पर्सनली ये मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि खड़े हुए थे और रिजाइन कर दिया था। ये भी दर्शाता है कि मतलब हमेशा से जजेज जो हैं पॉलिटिक्स में आने को, अभी हम लोगों ने देखा कि एक चीफ जस्टिस राज्यसभा के भी सदस्य बने हुए हैं। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज जो हैं वो भी चुनाव में कूद पड़े। तो ये एक अच्छी ट्रेंड तो नहीं कही जा सकती, लेकिन दिखता है हम लोगों को। तो 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हैं इसके अनुसार से। बट यहाँ पे जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं जो आपको जानना चाहिए कि ये गोलकनाथ केस में क्या डिसीजन हुआ था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसको कैसे सैक्रोसेंक्ट मानते हुए कोर्ट ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है। बाद में इसको तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था केशवानंद भारती केस में, ये कहते हुए कि पार्लियामेंट को पूरा हक है किसी भी पार्ट इंक्लूडिंग Part 3 को भी जो है अमेंड कर सकती है, केवल बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे याद रखें कि सुब्बा राव जो है वो चीफ जस्टिस है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा सकते हैं कि हु वाज द चीफ जस्टिस एट द टाइम ऑफ गोलकनाथ केस।
यहाँ पे आपको ये भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 24वां संशोधन करके गोलकनाथ केस को पलट दिया गया था, और यहाँ पे खुद ये कह रहा है कि गोलकनाथ केस फर्स्ट, फोर्थ और 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट में था। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि ये किसके अगेंस्ट में ये केस था, ये राइट टू प्रॉपर्टी को जो डायल्यूट किया गया था डिफरेंट अमेंडमेंट से, उसके अगेंस्ट में। तो आपको 6-7 क्वेश्चन इसे निकल के आते हैं। 32 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चैंपियन ऑफ नोशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजन। ये सब अब इजी क्वेश्चन बन गया, क्योंकि डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का नाम आते ही पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है आपको आयरिस मैरियन यंग का नाम याद आना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगेन टी.एच. मार्शल, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, बी.एस. टर्नर जो उनके अगेंस्ट में अल्टरनेटिव देते हैं, ब्रायन बैरी कोपेनहेगन स्कूल से रिलेटेड है, यस देख लीजिएगा, या बैरी बुजान, नो, ब्रायन बैरी अलग थिंकर हैं, बैरी बुजान जो है वो कोपेनहेगन से हैं, लेकिन ब्रायन बैरी के भी थॉट एंड बुक को जरूर देख लीजिएगा, कई जगह पूछे जाते हैं। 33. Who among the following thinkers is not associated with the resourcist view of equality? Resourcist view का मतलब क्या होता है? Resourcist view का मतलब होता है कि जो resources हैं, चाहे वो इनकम हो, वेल्थ हो, इनका बंटवारा जो है किस बेसिस पे होना चाहिए, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कर सकते हैं। जैसे जॉन रॉल ने जो डिफरेंस प्रिंसिपल दिया, रोनाल्ड डॉर्किन ने इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज दिया, एरिक रैकोवस्की भी इस पे काम करते हैं, आपको पता नहीं होगा लेकिन इन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे किया है। तो केवल एक बच जाता है, पीटर लैसलेट, जो ऑड वन आउट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ यूनिटरी सिस्टम? ये क्वेश्चन सब इजी है, केवल आपको इंग्लिश जानना चाहिए। यूनिटरी सिस्टम होगा तो लेस एक्सपेंसिव होगा, ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, कोई ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन का नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी लॉ अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्री विथ ए होमोजेनियस पॉपुलेशन। इनफैक्ट इसको नॉट काट दीजिएगा, सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्री विथ ए होमोजेनियस पॉपुलेशन, नॉट लग गया तो गलत हो गया। 35 एक अच्छा क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द फ्रेज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर व्हिच रेफर्स टू द आर्गुमेंट दैट स्टेबिलिटी बिटवीन द टू सुपर पावर वाज कॉज्ड by each side having large nuclear arsenal which led to the state of mutually assured destruction? मतलब ये है कि पहले बैलेंस ऑफ पावर के चलते कन्वेंशनल वे में लड़ाई नहीं होती थी, ऐसा रियलिस्ट मानते थे, क्योंकि दोनों साइड को लगता था कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन न्यूक्लियर आर्सनल जब आ गया तो 1955 आते आते जो है लास्टर पियर्सन ने ये कहा कि नाउ बैलेंस ऑफ टेरर हैज रिप्लेस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जहाँ पे कि न्यूक्लियर वेपन दो स्टेट के पास उस लेवल पे है कि दोनों एक दूसरे को सर्वनाश कर सकते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड, और इस चलते जो है लड़ाई नहीं होती है। तो ये जो है बैलेंस ऑफ टेरर ये फ्रेज था, तो बहुत अच्छा है। स्टार क्वेश्चन, इन विच ईयर दादा भाई नौरोजी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बस ये जान लीजिए, 3 बार ये बने थे, ये इंपॉर्टेंट है। 1886 में, पहली बार 1885 में ही कांग्रेस का गठन हुआ था, 1 साल बाद ही। दादा भाई नौरोजी को अंग्रेज लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थीसिस दिया, जिसपे एक क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा भी। 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर ऑफ 20th century criticized फ्रेडरिक हेगल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू स्टेट वर्शिप एंड मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म? कई लोग जो है हेगल को मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म का जनक मानते हैं, रूसो को भी, प्लेटो और मार्क्स को भी कई लोग, और स्टेट वर्शिप करते हुए स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ हेगल का याद कीजिए। ये कहने वाले जो हैं ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमी नाम के बुक के थिंकर कार्ल पॉपर हैं, जिन्होंने ओपन सोसाइटी के इनमी जो हैं प्लेटो, मार्क्स और हेगल को करार दिया था। ये भी पूछा था किनको उन्होंने ओपन सोसाइटी का इनमी माना था। ओपन सोसाइटी मतलब क्या हुआ? जो हर तरह के वैल्यू, हर तरह के कल्चर, मल्टीकल्चरलिज्म को टॉलरेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, एक वैल्यू सब पे नहीं थोपता है। जो ऐसा सोसाइटी होता है वो क्लोज्ड टोटलिटेरियन सोसाइटी। Which of the following concept of constitutionalism is considered both as an end and a means for security and protection of liberty of the people? इसका जवाब सेटर साहब देते हैं लिबरल कॉन्सेप्ट। क्या कहा जाए इस पे, क्या कहा जाए? क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। The first constitutional scheme submitted under the leadership of Madison at the Philadelphia Convention to provide a radical cure to the ills of Confederation was. इस क्वेश्चन का आंसर चलिए वर्जीनिया प्लान है, ये तो अलग है, तो आप किसी को भी बम करने के लिए कोई भी सेटर पूछ सकता है, लेकिन इससे कुछ निकाल लीजिए। एक तो ये कि फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुई थी जब अमेरिका फॉर्म हो रहा था एज ए फेडरेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मैडिसन जो लीडर हैं उनका बहुत सारा योगदान भी है, इनका पूरा नाम देख लीजिएगा, उनका ये योगदान है। कैसे जो है कन्फेडरेशन से ये फेडरेशन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है।
40 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्री रिक्विजिट ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो अपने यहाँ भी है, ब्रिटेन से लिया है। द प्रेजेंस ऑफ ए टाइटुलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कभी नहीं, टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर रियल होता है। रिस्पॉन्स, तो वन को हटा दीजिए, जिसमें भी वन है, वन है, वन है, इसका मतलब क्या है, केवल एक ही सही है, 2 एंड 4। इसका मतलब आइए 2 पे आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री टू द लेजिस्लेशन, आर्टिकल 75(3) अपने याद कीजिए। और 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए आपस में, आप जाके क्या कैबिनेट के बीच में डिस्कस हो रही है पब्लिक में, आपको ऐसे नहीं बोलना है। थर्ड गलत होना चाहिए, पढ़ लीजिए, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट हैव द राइट टू डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेशन, ऐसा थोड़ी राइट है कि आप डिसॉल्व कर देंगे खुद ही अपने हाउस को, तो ये प्रेसिडेंट को पावर है। ओके, सो 2 एंड 4 एलिमिनेशन टेक्निक इसमें वर्क कर रहा है। 41 देखिए, ऑन विच डेट अमंग द फॉलोइंग द अपडेटेड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड केम इनटू फोर्स। तो ये तो बस आपको केवल याद कर लेना है और कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और कितना एग्जैक्ट ये आपसे चाहते हैं कि आप अगस्त, ये सब भी याद रखें कि अगस्त में, जनवरी में, कमाल की बात है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महात्मा गांधी, द फोनिक्स फार्म, ये उन्होंने सेटअप किया था वहां पे, बाद में टॉल्स्टॉय फार्म और कई तरह के सेवाग्राम, यहाँ कोचराब, साबरमती आश्रम। द फोनिक्स फार्म वाज इनिशियली फॉर्म बाय गांधी टू एक्सपेरिमेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेड लेबर। ब्रेड लेबर मतलब ये था कि जितने भी आपके ऊपर खर्च होता है उसको अपने मेहनत से आपको कमाने की ताकत होनी चाहिए, जो अपने हाथ से आप करते हैं, हैंड जॉब का, मैनुअल जॉब का इंपॉर्टेंस के लिए। अकॉर्डिंग टू गांधी, इन द इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ हिज इन विजन, उनके सोच का जो भारत है, ओनली दोज हु डू ब्रेड लेबर इन सम फॉर्म और अदर विल हैव द राइट टू वोट। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि ब्रेड लेबर नहीं करोगे तो वोट ही नहीं करने देंगे, लेकिन ब्रेड लेबर होना चाहिए, तो ओनली वन इज करेक्ट। Read the following statement about the concept of subaltern। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि ये आपको कह रहा है कि subaltern किसने कॉइन किया। ये ग्रामस्ची ने कॉइन किया था अपने बुक प्रिजन नोटबुक में। ये सिग्निफाई करता है दबे कुचले सर्वहारा वर्ग, मतलब मार्जिनलाइज पीपल, उसमें वुमेन भी आ सकते हैं। यदि आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए तो थर्ड वर्ल्ड इटसेल्फ जो है सबल्टन वर्ल्ड है। बाय सबल्टन ग्रामस्ची मीन ऑल काइंड्स ऑफ hegemonic forces, those who occupied powerful and upper class status group in class divided by society। उल्टा, जो सबल्टन वो हैं जो कि हेजमनिक क्लास के हेजमनी को झेलते हैं, जो डोमिनेंट क्लास के डोमिनेशन को झेलते हैं, तो केवल वन करेक्ट। जयप्रकाश नारायण डज नॉट बिलीव इन सोशलिज्म, तो बिलीव करते थे। पार्टीलेस डेमोक्रेसी उन्होंने दिया था, ये कई एग्जाम में पूछा था। सर्वोदय में वो बिलीव करते थे। पंचायती राज में बिलीव करते थे। स्टेट रोल इन सोशियो पॉलिटिकल चेंज, इसमें बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट थे, तो स्टेट के रोल को कितना वैल्यू देंगे। 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट ऑफ द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो सम्यक का आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, बहुत सारे 8 अष्टांग मार्ग हैं। इनका कहना है कि सम्यक ज्ञान उसमें नहीं है। मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैंने बस आंसर आपको बता दिया, और इस पे रिसर्च कर लीजिए अष्टांग मार्ग पे। Who among the following developed a contrast between a protective model and an alternative developmental model of liberal democracy? इनका कहना है कि ये सीबी मैकफर्सन ने दिया है, कैनेडियन लेफ्ट ओरिएंटेड थिंकर। मैं भी यहाँ कोई आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है गलत है, क्योंकि इनके आंसर गलत भी हो सकते हैं, आप चाहें तो आप देख लें। लेकिन इस तरह का ये क्वेश्चन इतना फेमस नहीं है, लेकिन चूंकि ये बहुत स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, प्रोटेक्टिव मॉडल वर्सेस डेवलपमेंटल मॉडल, तो मैं सलाह दूंगा आप एक बार नेट पे चेक कर लीजिएगा। Which of the following statement regarding the powers of French president is not correct? अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट तो बहुत चर्चा में आया, मैक्रो, उन्होंने स्नैप पोल करवा दिया। उनके जो विरोधी फार राइट पार्टी की ली पेन थी, वो लगभग जीतने के कगार पहुंच गई। बाद में इनको बड़ी मैन्यूवर करनी पड़ी और अपनी किसी तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में रोका फार राइट को आने से, मैक्रो। तो अब उसी प्रेसिडेंट की बात हो रही है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, चूंकि वहां सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट खुद जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जैसे इंडिया में होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है पार्लियामेंट में, उसको चुनते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन अटेंड एनी मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच आर प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो हेड होता है, वहां प्रेसिडेंट नहीं जाते हैं, तो ये गलत है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली
तो ये पावर है प्रेसिडेंट को वहां पे डिसॉल्व करने की एज पर दिस क्वेश्चन, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं मान लेता हूं। एंड प्रेसिडेंट एज्यूम्स इमरजेंसी पावर अंडर आर्टिकल 16। मुझे इतना तो इनके मैंने पूरे आर्टिकल पढ़े नहीं है, आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेटर आपसे आशा करता है कि आप पूरे रिसर्च करके पंडित बन जाएं, तभी ये आरपीएससी दें। तो प्रेसिडेंट एज्यूम्स इमरजेंसी पावर अंडर आर्टिकल, तो होगा इमरजेंसी पावर तो हर जगह प्रेसिडेंट को है, तो वहां भी होगी। तो ये गलत है इनके अनुसार से। बट ये क्वेश्चन बहुत कुछ बताता है आपको, जैसा मैंने बताया। ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा अजीब है कि आपको सभी नोन टर्म है लेकिन फिर भी मैच करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे ये कहते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो एनार्की है ये क्या डिनोट करता है, क्या आउटकम को डिनोट करता है। तो इंटरनेशनल एनार्की यदि है तो किसको डिनोट करेगा। तो इनका कहना है कि एनार्की जो है बैलेंस ऑफ पावर को जन्म देता है, क्योंकि आपको सेल्फ हेल्प करनी है तो किसी भी तरीके से देख सकते हैं। स्टेट जो है, चूंकि स्टैटिज्म होती है रियलिज्म में, लाइक यूनिट से एक जैसे हैं, तो इनका कहना है कि इससे इंटरनेशनल रिकरेंस एंड रिपीटेशन का पैटर्न दिखता है। अनइक्वल स्टेट कैपेबिलिटी होने से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो अगेन रियलिस्ट थॉट है। ग्रेट पावर रिलेशन जो है वो इंटरनेशनल चेंज लाता है। बहुत ही वेग वे में इन्होंने मैच किया है, बट फिर भी जरा सोचिएगा। 49 डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, जो रूसो से एसोसिएटेड है, उसका मीनिंग क्या है। गवर्नमेंट ओनली एग्जिस्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इट्स ओन गुड, इट एग्जिस्ट फॉर द गुड ऑफ द पीपल। मतलब सॉवरेनिटी, किंग ऑफ किंग्स जो है वो पीपल है। आगे एक लाइन भी दिया गया है, यस। Government are composed of divine power. No, government has the right to make policies arbitrarily. Never. Who among the following consider directive principle of state policy to be aimed at furthering the goal of social revolution? Of course, जैसे ही social revolution आए, आपको ग्रैनविल ऑस्टिन याद आना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सोशल डॉक्यूमेंट एंड ए सीमलेस वेव ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेसी। ग्रैनविल ऑस्टिन, तो ये सोशल रिवॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट ये मानते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। रजनी कोठारी दिखते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। मॉरिस जॉन दिखते हैं आपको, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम उन्होंने कहा था, सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म कॉइन करने वाले। केसी वेयर इंडिया को क्वाज़ाई फेडरल कहने वाले। 51 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का मतलब होता है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू जब आप किसी मशीन, किसी ह्यूमन, किसी सिस्टम को कंट्रोल करते हो, तो साइबरनेटिक्स की साइंस है। तो इसको किसने कॉइन किया था, इस वर्ड को और कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये नॉर्बर्ट वेनर ने किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, साइबरनेटिक्स और कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड मशीन, और उससे ही ये साइबरनेटिक्स आया। बाद में इसको कार्ल ड्यूस ने अपने यहाँ नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें उन्होंने यूज किया था साइबरनेटिक्स को। स्टार क्वेश्चन जो आगे भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी स्टार क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज लास्ट रीअफर्म्ड। सबसे बाद में रीअफर्म किया गया। तो इन सब में जो है बेसिक स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया गया। केशवानंद भारती जिससे निकलता ही है, एसआर बोम्मई 1994 में, उसमें भी 1994 में हुआ था, जिसमें कि फेडरलिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर पे काफ़ी कुछ कहा गया था। लेकिन यहाँ पे जो केस है इंदिरा गांधी राजनायक, वो पहले केस है आईआर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस को आप याद कर लीजिए, कई एग्जाम में आगे आपको पूछा जाएगा। ये केस वो था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 9th शेड्यूल में जो आप कानून को भरते जा रहे हो, हर तरह कानून, और ये कहते हो कि ये जुडिशियल रिव्यू से सेफ हो गया आर्टिकल 31B के तहत, हम नहीं मानते। हम 9th शेड्यूल में भी जो आप लॉ डाल रहे हो, वो यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है या किसी भी तरीके से, तो हम उसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू को उन्होंने जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे इवन 9th शेड्यूल में एप्लीकेबल बना दिया, आईआर कोएलो केस। आप समझ सकते हैं ये केस कितना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये स्टार क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दादा भाई नौरोजी's ड्रेन थ्योरी। मैंने आपको बताया कि उन्होंने द ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ग्रैंड ओल्ड मैन ने ड्रेन थ्योरी क्या था, जो बाद में समीर अमीन और इन सब में भी ने भी दिया, अनइक्वल एक्सचेंज की। बेसिकली जो ट्रेड एंड पॉलिसी, मर्केंटाइल पॉलिसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम में ब्रिटिश की, उससे इंडिया का वेल्थ ब्रिटेन जा रहा था, हमारा धन लूटा जा रहा था।
तो ये कहता दादा भाई नौरोजी प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इलस्ट्रेटिंग सिस्टमेटिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सही है. एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी अपॉइंटेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर इन 1998 1898 एंड दादा भाई नौरोजी वाज अपॉइंटेड ए मेंबर. ये दोनों सही है, लेकिन ये इसको सही नहीं मानते, जो कि इनका कुछ गलत है. मैंने नेट पे पढ़ा, यस ऐसे बनाई गई थी, उसमें नौरोजी मेंबर थे. तो बोथ करेक्ट जो है इसका सही होगा, ऑफिशियल आंसर इसका गलत है. 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. इसमें सब सही, आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. यहाँ पे के लिए बता रहा हूँ कि हिरोशिमा पे जो किया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था, कोड नेम, और जो नागासाकी पे 3 दिन बाद जो बम बरसाया गया उसका फैट मैन था, फैट बॉय नहीं था. और इसीलिए ये केवल गलत है कि फैट बॉय लिख दिया, फैट मैन. अब बताइए, बाकी ये सब स्टेटमेंट सही है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सब आई डोंट नो सेटर क्या एक्सपेक्ट करता है किसी स्टूडेंट से, फैट मैन. ये तो वो कमीशन है जिसमें कि नौरोजी को मेंबर बनाया गया था, रॉयल कमीशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया. 55 who among the following has given the statement that every act of the state in its power aspect is directed towards war, not as a desirable weapon but as a weapon which it may require at the last resort. तो इस टाइप की बात कहने वाले EH कार थे, बस जान लीजिए, ये इन्होंने कहा है इसलिए मैं बता रहा हूं. और लेकिन इनकी जो बुक है द 20-year crisis 1919-1939 एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये बहुत सेमिनल बुक है. और EH कार वो कुछ थिंकर हैं जिन्होंने कि मोरल आइडियलिज्म या लिबरलिज्म का जो पुराना फॉर्म था इंटर वॉर में, वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट प्रिंसिपल और नॉर्मल मैंगल के, या जो परपेचुअल पीस थेसिस, उन सब के अगेंस्ट में एक रियलिस्ट थ्योरी लेके आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का इंटर वॉर पीरियड में EH कार. हाउ मेनी आइटम्स डिड द स्वान सिंह कमिटी सजेस्ट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन. अब देखिए, ये क्वेश्चन शो करता है कि ये पेपर क्या है, मतलब किस लेवल पे ये ले जाना चाहते हैं आपको, जो मेरे अनुसार से बिल्कुल बेकार है. वी ऑल नो कि फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में जोड़ा गया. हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया, ये भी कि ये USSR से प्रभावित था, ये भी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए, ये भी कि 11 जो है 86 अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जब आया. लेकिन ये आपको कहाँ ले जा रहा है? अब बताइए कि जब ओरिजिनल स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, उसमें उन्होंने कितने आइटम कहे थे कि वो फंडामेंटल ड्यूटी में जाना चाहिए? यही कहते हैं 8. अब आप बताइए, इस लेवल पे क्या आपको जानने की जरूरत है? नहीं जानने की जरूरत है, और ना ही इस तरह क्वेश्चन से आपको किसी तरह घबराने की जरूरत है, क्योंकि इसका कट ऑफ उसी तरह से जाएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब किसी ने नहीं दिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नीति आयोग के बारे में है. नीति आयोग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड टू actualize the important goal of cooperative federalism and to enable good governance in India. कौन बोलेगा नहीं, जनरल स्टेटमेंट है. नीति आयोग endeavors to promote competitive federalism by facilitating improved performance of the state. ये भी सही है. बहुत सारे इंडेक्स निकालते हैं, कौन स्टेट आगे है, कौन स्टेट पीछे है, इससे कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन होती है. तो चलिए, दोनों सही है. यहाँ पे ये याद रखिए, नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को आती है अस्तित्व में. कई बार पूछा गया है. Which of the following is not contained in the 3 principles of entitlement theory of justice by Nozick? ये स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ये कई जगह पूछा जा रहा है. इनके जो 3 प्रिंसिपल हैं, ये है फेयर इनिशियल एक्विजिशन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फेयर एंड जस्ट वॉलंटरी ट्रांसफर, एंड यदि इन दोनों में एरर हुआ हो तो रेक्टिफिकेशन इन केस ऑफ एरर इन इनिशियल एक्विजिशन एंड ट्रांसफर. यहाँ पे आप 3 है. रीडिस्ट्रीब्यूशन तो कभी नहीं मानते हैं नॉजिक, तो ये नहीं. गुड क्वेश्चन. 59 देखिए, द पीरियड व्हेन वॉर इज नाइदर इमिनेंट नॉर एक्चुअली बीइंग फॉट ऑल्दो द फोर्सेस दैट गिव राइज टू वॉर रिमेन इन प्लेस. तो इसको इन्होंने कहा है निगेटिव पीस. आई डोंट नो इसका निगेटिव पीस, पॉजिटिव पीस जोहान गाल्टुंग ने दिया था. निगेटिव पीस इज एब्सेंस ऑफ वायलेंस, बस इतना ही है, लेकिन ये इससे रिलेट कर रहे हैं. आई डोंट नो. Who among the following believe that authority is based on violence? Hence, it corresponds to the sphere of a state, whereas power is based on the consensus. Hence, it corresponds to the public realm. जैसे ही पब्लिक रियल्म की बात आती है, पब्लिक स्पेस की बात आती है, और पावर का एक पॉजिटिव व्यू आता है, पावर ऑफ को क्रिएशन, आपको आना आरेंट याद आना चाहिए. कुछ टर्म से ना कुछ थिंकर को जोड़ लीजिए.
जैसे अभी हमने जैसे पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन चार्ल्स टेलर का ध्यान आना चाहिए, उसी तरीके से हाना आरेंट जो है पब्लिक रियल्म का जैसे है, कम्युनिकेटिव एक्शन का जहां बात आया वहां यूर्गन हैबरमास की बात आनी चाहिए। सो हाना आरेंट। 61 देखिए, इन हिज बुक टाइटल द रिवोल्ट ऑफ द मासेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर वार्न दैट अराइवल ऑफ मास डेमोक्रेसी had led to the overthrow of civilized society and paved the way for authoritarian ruler to come to power by appealing to the basest instinct of the masses। आप यदि ये लाइन सुनेंगे तो आपको लगेगा अरिस्टोटल और प्लेटो जो है वो मेजिटेरियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जब मासेस को भड़का के आप राज ले लेते हैं, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट। तो इस तरह की बातें करने वाले जिन्होंने मास पे बहुत रिसर्च किया है एंड रिवोल्ट ऑफ द मासेस नाम की बुक भी लिखी है, यह है ऑर्टेगा गैसेट, एक इलिटिस्ट थिंकर। इलिटिस्ट थिंकर मतलब जो ये एक तरह से सपोर्ट करते हैं कि समाज में जो इलीट होते हैं वही रूल करने के काबिल है, वही रूल करते भी हैं, पॉजिटिविज्म भी और नॉर्मेटिविज्म भी। विल्फ्रेड पैरेटो आपको दिखते हैं जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इलीट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, सर्कुलेशन ऑफ इलीट के लिए जाने जाते हैं, और मौजका यहाँ दिख रहे हैं जो पॉलिटिकल फार्मूला के लिए जाने जाते हैं। सॉरी, मौजका 2 बार है, रूलिंग क्लास चेक कर लीजिएगा, ये जो मैं दे रहा हूँ उसको चेक कर लीजिएगा। 62 देखिए, हाउ मेनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है 34 डिपार्टमेंट है, ये हम लोग याद कर लेते हैं। ये भी याद करते हैं कि अर्थशास्त्र में 40 तरह के करप्शन का जिक्र है, दोनों याद कर लीजिए। 63 देखिए, बिसाइड्स ऑर्गेनाइजिंग, बिसाइड्स मतलब अलावा, बिसाइड मतलब बगल में, यदि एस ना हो तो बगल में, बिसाइड्स मतलब अलावा। बिसाइड्स ऑर्गेनाइजिंग मास मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश colonial rule, Mahatma Gandhi also focused his attention on the following activity: abolition of untouchability, promotion of Hindu-Muslim harmony, revival of village and artisanal economy, but he never tried to have a world government under League of Nations। इस तरह कोई बात उन्होंने नहीं की थी। तो 1, 2, 3। In which book Lenin talked about a two-tier structure with the world economic core and periphery? Just जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में वॉलस्टीन ने बताया था कोर पेरिफेरी, उसी को अपने बुक इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में लेनिन उठाते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देता है लेनिन के कुछ छिपे हुए बुक, लाइक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, स्टेट एंड रिवोल्यूशन जो बहुत फेमस है, एंड व्हाट इज टू बी डन जो बहुत फेमस नहीं है। तो चारों बुक को याद कर लीजिए लेनिन के। 65 देखिए, कार्ल ड्यूच, वही जिन्होंने कि साइबरनेटिक्स को अपने कम्युनिकेशन थ्योरी में लिया, पॉलिटिक्स को समझने के लिए, समझाने के लिए। लिस्टेड सम कंडीशन दैट आर कंड्यूसिव टू द इमरजेंस ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी। इन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसी कम्युनिटी जो कम्युनिकेशन के थ्रू आपस में सिक्योरिटी सिक्योर करती है। तो इंक्रीज सोशल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज, तो ठीक है, लेकिन ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्यों होगी, मतलब इसका कोई नाता ही नहीं है कम्युनिटी बनने से। यदि आप ट्रेड को रोकोगे तो 4 को काट दीजिए, तो इसका मतलब है कि 1, 2, 3 इज करेक्ट। यहां पे देखिए, वन नेशन कंजर्वेटिज्म क्या है, ये बहुत अच्छा टर्म है, इसलिए स्टार क्वेश्चन है। ब्रिटेन में ये जो है नारा दिया गया था किसके टाइम में, टोरी वेलफेयरिज्म कह सकते हैं, ये कंजर्वेटिव ने दिया था, वन नेशन कंजर्वेटिज्म। मतलब ये था कि जो कंजर्वेटिज्म तो ठीक है, एक बहुत ही आइडियोलॉजी है जो यूनिवर्सल है, लेकिन हमारे यहाँ वो एक अलग तरीके से आएगी जो सोशल जस्टिस को तवज्जो देगी, इंग्लैंड में जो सोशल वेलफेयर को तवज्जो देगी, जो नेशन को ऊपर रखेगी, सोशल रिफॉर्म लाएगी, वन नेशन कंजर्वेटिज्म, टोनी वेलफेयरिज्म, वेलफेयर से आप इसमें जा सकते हैं। 67 देखिए, ये मैं पढ़ने भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कोई बहुत गलत नहीं है, ये डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ थिंकर है, और सभी थिंकर इसमें से इन 2 को छोड़ दें तो मतलब 2 नोन है, एंथोनी डॉन्स जो कि इकोनॉमिक बेसिस पे या आप कहिए इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं, और जोसेफ शुम्पीटर दिखते हैं जो कि एक इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ या डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं कि डेमोक्रेसी मेयरली एक पॉलिटिकल मेथड है जिसके थ्रू की मासेज अपने इलीट रूलर को चुनते हैं। तो लेकिन ये किसने क्या डेफिनेशन दिया है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी स्टूडेंट के लिए जानना। तो इसका आंसर है 2, आप केवल देख लीजिए 2 और यहाँ मैच कर लीजिएगा, तो ए का 2 एंड लाइक दिस। आपके पास यदि पेशेंस हो तो सबको मैच करके याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बुक ऑथर इज नॉट करेक्टली मैच्ड,
ये आसान हो सकता है क्योंकि स्टीवन ल्यूक्स की बहुत फेमस बुक है पावर ए रेडिकल व्यू, जिसमें उन्होंने 3 फेसेस ऑफ पावर को बताया है, जिसमें से फर्स्ट फेज तो है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, सेकंड फेज है पावर ऑफ एजेंडा सेकिंग एंड नॉन डिसीजन मेकिंग, एंड थर्ड फेज है हेजोमनी या आइडियोलॉजिकल। इरोज एंड सिविलाइजेशन जो है ये थियोडोर अडोर्नो जो कि क्रिटिकल थिंकर है नहीं लिख करके लिखते हैं, हर्बर्ट मार्क्यूस इरोज एंड सिविलाइजेशन ए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द फ्रेड, तो ये लिखते हैं फ्राइड जो साइकोलॉजिस्ट थे। तो बाकी सब सही है, टुवर्ड्स ए रेशनल सोसाइटी जूर्गन हैबरमास, मैक्स हॉर्कहेमर, एक्लिप्स ऑफ रीजन, ये सब जो हैं इन ये तीनों जो हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के मेंबर हैं। 69 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुवाहाटी हाई कोर्ट, दोनों ही सही है इसलिए इसको बस रट लीजिए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट सभी सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का के हाई कोर्ट था 2013 तक, बाद में कुछ स्टेट में अपनी बनी, तो अभी ये जो है ये गलत है इसलिए क्योंकि इसमें मणिपुर में अलग है। अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की हाई कोर्ट है, तो ओनली ऑप्शन 1 या मणिपुर दे के उन्होंने गलत कर दिया, तो उसको याद कर लीजिए। Which of the following statements were given by Ram Manohar Lohia? Communism is equal to socialism minus democracy plus centralization plus civil war plus Russia, इस तरह की बात वो कर सकते हैं। I am not sure if the state would ever either wither away completely, but I am sure it is one of the noblest goal of the social endeavor to ensure that power and function and sphere of the state are reduced as far as possible। तो इसका इन्होंने आंसर दिया है ओनली 1 इज करेक्ट, तो मान लीजिए कि ये इन्होंने नहीं कहा है, मैंने रिसर्च नहीं किया है इस पे। Who termed British government as elective dictatorship due to a combination of strict party discipline and a simple plurality system। यदि इस बेसिस पे देखें तो इंडिया में भी यही होती है। सोचने की बात है कि क्या यदि पार्टी डिसिप्लिन एकदम इतना स्ट्रिक्ट हो जाए कि किसी इंडिविजुअल जो पॉलिटिशियन है उसका अपना व्यू कोई मैटर ही नहीं करता है, बस उसको अपने पार्टी का व्यू लेना है, तो क्या कोई डेमोक्रेसी है? क्या अच्छी बात है, ये सोचने की जरूरत है। दूसरा, सिंपल प्लुरलिटी सिस्टम में जिस टाइप से मैन्यूवरिंग होती है, स्ट्रैटेजिक वोटिंग होती है, जितना छल कपट पॉसिबल है, क्या वो सही है? जितना मेजोरिटेरियनिज्म संभव है। तो इन दोनों को इस टर्म में उठाया गया है कि ये इलेक्टिव डिक्टेटरशिप को जन्म दे सकता है, जो ये दो जो फीचर हैं हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, ब्रिटेन की भी और हमारी भी। तो ये कहने वाले जो हैं वो तो चलिए भूल जाइए इसको कि ये कहने वाले लॉर्ड हेल्सहैम है, लेकिन इस पे सोचने की जरूरत है जो ये कहते हैं। Which of the following are the types of semi presidential government according to Maurice Duverger? अब फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल है, बहुत जगह है, फ्रांस, पुर्तगाल, यूक्रेन, रसिया, श्रीलंका, ये तो याद कर लीजिए, पूछा जाता है वहां पे। इनका कहना है कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये तीनों है। फिगर हेड प्रेसिडेंसी हो सकता है, ऑल पावरफुल प्रेसिडेंसी हो सकता है, या प्रेसिडेंसी और गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो उनको भी एग्जीक्यूटिव पावर है, और स्टेट के हेड जो है प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी एग्जीक्यूटिव पावर, इसी को सेमी प्रेसिडेंशियल कहते हैं। फ्रांस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो उसमें बैलेंस भी हो सकता है। तो ये देख के लगता है कि ये तीनों जरूर होगा सही, और यही सही है मारिस डुवर्ज। 73 अब अबुल फजल पे आई है, और उन्होंने जो इंसान ई कामिल जो कॉन्सेप्ट दिया था राजा के लिए या सुल्तान के लिए या अकबर के लिए, इंसान ई कामिल मतलब परफेक्ट मैन, जिसमें आपने देखा ना प्रचार में रेमंड मैन ऐसे परफेक्ट से आते हैं, तो उस तरीके का परफेक्ट मैन की कल्पना जो है इंसान ई कामिल में की गई है। और ये जो थॉट इन्होंने लिया है वो इब्न अल अरबी से लिया है, एक फिलोसोफर से, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को एक परफेक्ट मैन मानते हैं, लेकिन उसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया अकबर पे अबुल फजल ने। What action under the Constitution of India is prescribed if the total number of ministers in a state exceeds the permissible limit specified in the Constitution 91st Amendment? 91st अमेंडमेंट में, जो कि जानना चाहिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 2003 में आया था, उसमें ये कह दिया गया कि जो मिनिस्टर होंगे चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में, वो जो वहाँ की जो लोअर हाउस है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए हाउस की स्ट्रेंथ जो है लोअर हाउस की 100 है, तो 15 मिनिस्टर होंगे। यदि इससे ज़्यादा हो तो क्या किया जा सकता है? शैल बी ब्रॉट इन कन्फॉर्मिटी विद इन 6 मंथ, यही कहा गया है कि 6 महीने के अंदर आप इसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो फिर देखा जाएगा, तो आपको स्टेट को डिसमिस कर दिया जाएगा लाइक दैट। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, डिसमिसल हो जाएगा तुरंत। 6 महीना टाइम दिया जाता है, आप उसको ठीक कर लीजिए। As laid down by Manu Smriti, consider following principles for the appointment of the Council of Ministers.
तो किस बेसिस पे आप करते हैं? ट्रेडिशन, एबिलिटी और क्वालिफिकेशन, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, टेस्ट ऑफ करेज, ये देख के लगता है कि सब होगा। मतलब ये सब आपको ना कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है कि इसमें आपको लगेगा कि सभी होगा और यही सही है। Who among the following developed the framework of party system institutionalization to analyze democratic consolidation and government in Latin America? अब ये इतना अरबिट है, नाम भी स्कॉट, मैंस, वारिंग एंड टीम स्कली, इनका कहना है, मैंने कोई रिसर्च इस पे नहीं किया, पढ़ लीजिए। Which of the following thinker has departed from the original tenets of Marxism and has accepted the view that citizenship rights can be maintained within the structure of liberal democracy? आपको पहले ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है कि सिटीजनशिप राइट्स कैन बी मेंटेन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये मार्क्सिस्ट नहीं मानते हैं। तो लेकिन जो एंथोनी गिडेंस, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, किसी और भी एग्जाम में आया है, उन ये आंसर कहता है, मैंने इस पर पूरा रिसर्च नहीं किया, लेकिन मान सकते हैं कि एंथोनी गिडेंस ने जो है ये स्टेटमेंट कहा कि यस, मेंटेन किया जा सकता है सिटीजनशिप राइट इन द लिबरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। एंथोनी गिडेंस को आपको जानना चाहिए, ये अपने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, जहां एजेंसी वर्सेज स्ट्रक्चर को उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की थी। इसके लिए खासे ये सोशियोलॉजिस्ट जाने जाते हैं। यहाँ बेंजामिन बार्बर हैं जो कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं, डेविड हेल्ट कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के लिए। 78 देखिए, इट इज नॉट दैट इंडिया डिड नॉट नो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ए स्टडी ऑफ द बुद्धिस्ट भिक्षु संघा डिस्क्लोजेस दैट not only there were parliaments, for the sanghas were nothing but parliament, but the sanghas knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to the modern times. इस तरह की बड़ाई करते हुए कि हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को जानते हैं बुद्धास के टाइम से, ये किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? किसने कहा होगा? क्या आप इसको गेस कर सकते हैं किसने कहा होगा? इस तरह के रिसर्च करके कहने वाले कौन हो सकते हैं अंबेडकर के अलावा? 79. On which of the following grounds reasonable restriction can be imposed by the state on the freedom of speech and expression according to Constitution? ये जो restriction है आर्टिकल 19(2) में है, और ये घुसा दिया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में ही नेहरू जी के द्वारा, कि डिफेमेशन, किसी को डिफेमेटरी बात आप नहीं कर सकते, हेट स्पीच नहीं कर सकते, डिसेंसी और मोरलिटी अगेंस्ट नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन, कंटेंट ऑफ कोर्ट। तो आपको अगेन कॉमन सेंसिकल के सभी होंगे। इन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जजेज जो इलेक्ट किए जाते हैं कितने टर्म के लिए? तो ये कह रहा है 4 साल। जान लीजिए, बस जान लीजिए। 81 है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी। ये आप गेस कर सकते हैं, यदि थोड़ा बहुत भी जानते हैं, मुझे पता था, तो पीटीबीटी 1963 में ही आ गई और शॉर्ट सबसे बाद में आई है, स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, तो इसलिए चौथा सही है, मैंने यहाँ डेट भी दे दिया। अब यहाँ आइए, 261 आर्टिकल की बात हो रही है। फुल फेथ एंड क्रेडिट टर्मिनोलॉजी किस आर्टिकल में मेंशन है, ये कहते हैं। कितना डीप आपको जानना चाहिए? क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद करना है आरपीएससी के लिए? तो आर्टिकल 261 कहता है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड एवरी स्टेट। इसको हम तवज्जो देंगे। कोई कानून पास होता है, कोई जुडिशियल ऑर्डर निकलती है, कोई एक्ट बनती है, तो फुल फेथ एंड क्रेडिट। आर्टिकल 261, चूंकि यहाँ आर्टिकल 129 आई है, तो इसको जान लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट विल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसी तरह आर्टिकल 215 कहता है, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 395 जो है, कई जो पुराने जो संविधान है या उसके प्रोविजन, उसको एबोलिश करता है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, लाइक दैट। 83, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गया हाइपोथेसिस। जैसे ही गया हाइपोथेसिस आया, जिसको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, द अर्थ इज बेस्ट अंडरस्टूड एज ए कॉम्प्लेक्स सेल्फ रेगुलेटिंग लिविंग एंटिटी। ये कहने वाले जेम्स लवलॉक हैं। कितनी बार अब मैंने बता दिया है। यहाँ पे सुमेकेर आते हैं जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लिए जाने जाते हैं। सिंथिया इनलोए फेमिनिस्ट इंटरनेशनल में आती है, जो कि बनाना बीचेस बेसेस नाम के बुक एंड वेयर आर द वुमेन इन आईआर क्वेश्चन पूछती हुई नजर आती हैं। 84, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर आर्ग्यू दैट नॉजिक्स प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ ओनरशिप एक्चुअली लीड्स बैक टू फॉर्म ऑफ मैट्रियार्कल स्लेवरी। ये कहने वाले, एक्चुअली मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे सुजान ओकिन लिखा हुआ है, तो आप इसको रिसर्च कर लीजिए। मैंने नेट पे पढ़ा तो कैरोल पैटमैन कहती हुई पाई जाती हैं कई जगह, जिन्होंने कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया था, या फ्रेटर्नल कॉन्ट्रैक्ट।
पढ़ लीजिएगा, ये है कॉन्सेप्ट अच्छा, इसके इसके मायने जो है वो भी आप समझ सकते हैं कि नॉजिक का जो प्रिंसिपल था कि हमारे बॉडी पे हमारा 100% कंट्रोल है और उस बॉडी के थ्रू यदि हम कोई चीज को एक्वायर करते हैं तो हम उसके लिए इंटाइटल्ड हैं। ये लिबर्टेरियन प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पे फेमिनिस्ट उठाती हैं कि बॉडी पे क्या औरतों का अपने बॉडी पे कंट्रोल है क्या? ये सेंटेंस क्या केवल मर्दों को अपने बॉडी पे कंट्रोल देता है? क्योंकि हमारे बॉडी पे तो मर्दों ने कंट्रोल कर रखा है। इस थॉट को वो कहना चाहती है। 85. Which agency has been proposed by the Chief Justice of India to manage the budgeting and infrastructure development of subordinate court in the country? तो अब ये सब तो क्वेश्चन चलिए ठीक है, बस जान लीजिए इंडियन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन सेटअप किया गया है। आई डोंट नो विच लेवल दे वांट। Which model has been suggested by Joseph Nagy as the basis of analyzing international negotiation? यहाँ पे सॉरी, ये चूंकि दो यहाँ पे है तो आप इसको 2 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, और अब इस पे मैं कोई आगे क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया, आप खुद रिसर्च कर लीजिए। मैंने इस पे बस आपको आंसर बता दिया है। दिस ऑल आर रेस्ट इन पीस क्वेश्चन। 87 देखिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 500, मिनिमम हो सकते हैं 60। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 स्टेट में है उसके मैक्सिमम हो सकते हैं 1/3 ऑफ दिस, जो भी यहाँ पे मेंबर हो, और मिनिमम हो सकते हैं 40। ये सब यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको रट लीजिए। अंबेडकर जी के जरा उनके बारे में देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल, बी.आर. अंबेडकर बिकेम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, बी.आर. अंबेडकर बिकेम द लॉ मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ नेहरू, लेकिन उनको रिजाइन करना पड़ा था हिंदू कोड बिल पे। तो ये दोनों ही जो है वो सही है। 89. Manu was the first who classified law under 18 heads and called it, बस जान लीजिए इन्होंने आंसर दिया है व्यवहार पदा। Which of the following is not a form of citizenship identified by T.H. Marshall? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगेगा इस कॉन्टेक्स्ट में जहां इतने अजीब अजीब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। इन्होंने 3 राइट्स जो हैं सिटीजनशिप के तहत दिया, इसको 3 कंपोनेंट ऑफ सिटीजनशिप भी कह सकते हैं लिबरल सोसाइटी में। फर्स्ट सिविल राइट, सेकेंड पॉलिटिकल राइट, थर्ड सोशल राइट। तो स्ट्रक्चरल नहीं होगा। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नाम की बुक में टी.एच. मार्शल ने सिटीजनशिप थ्योरी इन लिबरल सोसाइटी कॉन्सेप्ट दिया। 91 देखिए, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो गिव्स वन ए मोरल आइडेंटिटी। बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर, कैन नॉट बी इंश्योर्ड। जैसे लोग होंगे जैसे वैसे ही लीडर, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर नहीं कर सकता है। बुरे हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन ड्रैकोनियन बन सकता है, अच्छे हाथों में वो आपको गॉडली इफेक्ट दे सकता है। सो ओनली 1 and 2 करेक्ट। डेविड मिलर की यहाँ जिक्र आई है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिए हैं, जैसे सॉलिडरिटी कम्युनिटी का यहाँ पे है। David Miller has defined the problem of social justice as one of determining the principle which should be chosen to govern the distribution of wealth, prestige, and other benefits among the members of society. His principle of distribution according to need. तो आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सोशल जस्टिस पे इन्होंने काम किया है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल पे काम किया है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल जो है नीड पे आधारित है। तो और ये यदि नीड पे आधारित है तो एक ही बनेगा कि सॉलिडरिटी कम्युनिटी से ये अलाइन होता है कि समाज में सॉलिडरिटी रहेगी, जिसको जितनी नीड हो उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो 93 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कैरोल पैटमैन है, जोसेफ बेसेट हैं, सीबी मैकफर्सन है, ये सब जो है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के समर्थक हैं। लेकिन निकोए पोलंजा जो कि मार्क्सिस्ट हैं, ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के समर्थक नहीं हो सकते। और इसका आंसर जो 4 है, ये ऑफिशियल आंसर नहीं, ऑफिशियल आंसर कुछ और है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। मुझे मेरे अनुसार से इसका आंसर निकोलस पोलंजा होगा। इन्होंने कुछ गलत दे दिया है, कैरोल पैटमैन कुछ दे दिया है। In constitutional government, the ultimate power cannot be left to the legislature or even to a Supreme Court, which is only the highest judicial interpreter of the Constitution. Ultimate power is held by the 3 branches in a duly specified relation with one another, with each responsible to the people.
इस तरह की बात करने वाले जॉन रॉल हैं। एज पर दिस सेटर, मैं इसको बस मान के टिक मार रहा हूं, लेकिन ये लाइन कितनी ब्यूटीफुल है इसको जरा पढ़िएगा 2-3 बार। 95 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इज सर्टेन प्रूफ ऑफ द डिमाइस ऑफ मार्क्सिज्म एज वर्ल्ड हिस्टोरिकल फोर्स। ये आप गेस कर सकते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस किसने दिया होगा? फ्रांसिस फुकुयामा, जिसने बुक लिखा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में, जिसमें उनका कहना था कि विद द डिमाइस ऑफ कम्युनिज्म वर्ल्ड में केवल लिबरलिज्म जो है वही एक अब बच गई है आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजिकल जो सर्च है परफेक्ट आइडियोलॉजी की वो खत्म हो चुकी है, कोई जरूरत नहीं है। उसी को उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री कहा। बाद में जो है इसको चैलेंज किया गया कि नहीं, आइडियोलॉजिकल खोज जारी है। अभी हम लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में जो है फिर से फार राइट विंग कितना जोर पकड़ रहा है, तो क्या लिबरलिज्म को चैलेंज नहीं मिल रही है? पूरे दुनिया में लिबरलिज्म को चैलेंज मिल रही है। फ्रांसिस फुकुयामा हैज प्रूव्ड रॉन्ग। यहाँ पे जो है जुर्गन हैबरमास दिखते हैं अपने कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। एंटोनियो ग्रामस्की हेजेमनी के लिए जाने जाते हैं, और हर्बर्ट मार्क्यूज वन डायमेंशनल मैन के लिए जाने जाते हैं। Who among the following described American system of government as a separated institutions sharing power? तो वहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। तो ये कहने वाले जो हैं इस सेटर के अनुसार रिचर्ड न्यूस्टैट हैं, बस जान लीजिए। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टर्म है जो है सेपरेटेड इंस्टीट्यूशन शेयरिंग पावर। 97 देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज इंट्रोड्यूस। 73rd अमेंडमेंट से आया, जो कि म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी है और पंचायती राज सिस्टम के लिए भी। उनको फाइनेंस कैसे मिलेगा, स्टेट से कितना ग्रांट इनाड मिलेगा, इन सब पे एक कमीशन बनाएगी, स्टेट फाइनेंस कमीशन। Constitutional body. Which of the following thinker predicted that who rules East Europe commands the heartland, who rules heartland commands the world island, who rules the world island commands the world? तो heartland and rimland थ्योरी देने वाले हैलफोर्ड मैकिंडर हैं, ये हम लोग सभी जानते हैं यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। यहाँ हेनरी किसिंजर दिखते हैं, जो एक समय में 70s में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, मतलब फॉरेन मिनिस्टर, जो अपने शटल डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं अरब इजराइल के बीच में। 99 Who among the following sought to revise the optimism embodied in the end of history thesis? वही फ्रांसिस फुकुयामा का, by announcing the return of the history, मतलब फिर से जो है आइडियोलॉजिकल खोज चल रही है, एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियोलॉजी नहीं हुआ है। सजेस्टिंग दैट द 21st century global politics will be characterized not by democratic peace but by rivalry between democratic states and authoritarian state. ये कहने वाले रॉबर्ट कैगन है एज पर सेटर। बहुत अच्छी इसमें बातें हैं जो बहुत डीप हैं। आंसर पे मत जाइए, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए, बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑथर बुक इज नॉट करेक्टली मैच? तो यहाँ पे पहले ही आपको बता दें कि मैरी कॉल्डर ने ये नहीं लिखा है, वो तो न्यू वॉर थ्योरी के लिए जानी जाती है, उनका बुक भी है द न्यू वॉर पीस एंड चेंज, जो है जॉन फॉस्टर डुलेस ने लिखा है। बाकी ठीक है, टेल ए टर्नर का कॉजेज ऑफ वॉर एंड न्यू रिवॉल्यूशन, माइकल वॉल्जर का आर्गुइंग अबाउट वॉर, ए जे कोट्स का द एथिक्स ऑफ वॉर। तो ये सब बहुत ही वेग और बहुत ही अननोन बुक हैं। मैं नहीं आपको सलाह दूंगा कि सबको रटिए, लेकिन बस जान लीजिए कहीं यदि सबकॉन्शियस ब्रेन में हो तो आगे आपको यूज हो जाएगा। 101 क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन फॉर द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन? जैसे ही आप ट्रेजेडी ऑफ कॉमन देखते हैं आपको गेरेथ हार्डिन याद आते हैं। वैसे इसके बाद जो लाइन लिखा है वो गलत है, विच कॉल्स अटेंशन टू द डैमेज दैट इनोसेंट एक्शन बाय इंडिविजुअल कैन इन्फ्लिक्ट ऑन एनवायरमेंट। इट इज नॉट लाइक दैट। जो भी ये समझ पाए, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मतलब होता है कि कॉमन प्रॉपर्टी का कैसे नाश होता है, क्योंकि कोई भी उसको फ्री राइड कर लेता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है कि गांव में एक कॉमन जो है प्ले ग्राउंड है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे घास है एक टाइम में मान लीजिए, और उस पर जो है रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया जाता है कि कोई भी अब उसको जैसे यूज कर ले। पता लगा लोग अपने गाय भैंस को उस पर चढ़ने के लिए भेज देते हैं, सब सोचते हुए कि मेरी गाय थोड़ी सी घास चढ़ लेगी तो क्या हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में वो जमीन बंजर हो जाता है, धूल से भर जाता है। इस तरह का जो कॉमन प्रॉपर्टी किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई उसको ध्यान नहीं देता, इसलिए ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। कोई भी जो कॉमन रिसोर्स होता है उसको कितना मुश्किल होता है बचाना, ये गैरेथ हार्डिन के इस बुक से आता है। यहाँ वंदना सिवा दिखती हैं, जो अपने इको फेमिनिज्म एंड स्टेइंग अलाइव नाम के बुक के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पे मैरी बुकचिन दिख रही हैं, जो अपने सोशल इकोलॉजी थेसिस के लिए जानी जाती है, और इस पर थोड़ा पढ़ लीजिए। 102 क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैनेडियन सीनेट।
अब वहाँ पे भी जैसे 2 हाउस होते हैं इंडिया की तरह, कनाडा में जो सीनेट होते हैं वो फेडरल चुकी है, तो वो जो वहाँ के रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सीनेटर हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर जनरल, जो कि यूरोप इंग्लैंड के जो मोनार्क होते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और 12 और कॉमनवेल्थ कंट्री जो हैं इंग्लैंड के किंग को ही या क्वीन को अपना राजा या रानी हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। तो उनके जो गवर्नर जनरल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेसिडेंट जैसे होते हैं, उनके एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर जनरल अपॉइंट करते हैं। सीनेटर को इलेक्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड होते हैं। और सीनेटर 75 साल तक जो है वो रह सकते हैं। यहाँ 70 साल दिया गया इसलिए ये गलत हो गया। आपसे इतनी दूर तक इनको आशा है कि आप ये जाने कि 70 साल होगा या 75 साल। कमाल है। 103. Through British North America Act 1949, the British Parliament approved the union of oldest British possession in North America with Canada. What was the name of that province? देखिए, जो न्यू फाउंड लैंड है, इसका मतलब ही है कि जो नया नया पाया गया हुआ, खोजा हुआ लैंड है। तो सबसे पहले इंग्लैंड ने जो अमेरिका में जिस लैंड को अपना कॉलोनी बसाया उसका नाम था न्यू फाउंड लैंड, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे छोटा सा जगह न्यू फाउंड लैंड। बहुत बाद में 1949 में ये कनाडा में मर्ज कर दिया गया बाय दिस एक्ट। तो सही है, न्यू फाउंड। 104 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स विच आर मेंशन्ड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग ए स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। ये आपको घुमा के पूछ रहे हैं कि 6 शेड्यूल स्टेट कौन से हैं। तो ये असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। तो आप 2 को केवल हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, 1, 3, 4, 5। इसको रट लीजिए, 4 6th शेड्यूल्ड स्टेट। 105 कहता है कि किस आर्टिकल में ये है कि प्रेसिडेंट जो है नॉर्मल जो बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, उसको रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट को एक बार केवल, दूसरी बार यदि आ जाए तो उसको या तो करना होगा या रिजेक्ट करना होगा। आर्टिकल 111 जो है वो कॉन्सेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंशियल कॉन्सेंट टू द पास्ट। तो 111 जो आर्टिकल है वही प्रेसिडेंट को पावर देता है, या तो वो एसेंट दे सकते हैं, मतलब अप्रूवल, एसेंट का मतलब टेक्निकल लीगल वर्ड है, अप्रूवल दे सकते हैं पास्ट बिल को, या रिजेक्ट कर सकते हैं, या पॉकेट वीटो रख सकते हैं टेबल पे अनंत काल तक, या लौटा सकते हैं एक बार, सस्पेंस वीटो कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्वालिफाइड वीटो नहीं है। क्वालिफाइड वीटो अमेरिका में है, जबकि आप एक बार लौटाते हैं और लेकिन दूसरी बार यदि हायर मेजोरिटी से यदि वो पास हो गया तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। 106. Which liberal thinker drew attention to a profound transformation of the international system in which a new multi-centric world has emerged that is composed of diverse sovereignty-free collectives? Sovereignty-free collectives क्या हुआ? जो सॉवरन नहीं है, जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आप देखिए, सिविल सोसाइटी देखिए, जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं, ये सॉवरेंटी फ्री कलेक्टिव्स हैं। यदि इसके द्वारा यदि वर्ल्ड जो है वो कंपोज्ड हो, जहाँ पे कि सॉवरेंटी बाउंड एक्टर्स जो स्टेट हैं वो भी उनके साथ में एक्ट करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आप कह सकते हैं। तो इस तरह की बात किसने की होगी? ये जेम्स रोसनाउ ने की है। जेम्स रोसनाउ जो हैं वो जाने जाते हैं इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जहां ये आए वहां गेस कर सकते हैं कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करती है। Or he also challenged the traditional state-centric approach and introduced a broader perspective that included non-state actor, individual and transnational forces, जो कि sovereignty free collectives हैं। बहुत ही मजेदार इन्होंने सेंटेंस दिया है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन बातें बहुत प्रोफाउंड है। इनकी जो बुक है जेम्स रोसनाउ के, अलोंग द डोमेस्टिक फॉरेन फ्रंटियर एक्सप्लोरिंग गवर्नेंस इन ए ट्रबुलेंट वर्ल्ड, जरूर याद कर लीजिए। टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स याद कीजिए, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी जेम्स रोसनाउ का याद कीजिए। 107. Who among the following stressed on communitarian thinking to construct a theory of multiculturalism as the politics of recognition? जैसे ही politics of recognition आए कॉन्सेप्ट या बुक, आपको जो है चार्ल्स टेलर का ध्यान आना चाहिए। इसका मतलब ये है, उनका कहना है कि मल्टीकल्चरलिज्म डिमांड्स कि आप दूसरे कल्चर को केवल एक्सेप्ट, टॉलरेट, बर्दाश्त ना करें, बल्कि उसको प्रेज वर्दी नजरिए से देखें, रिकॉग्नाइज करें। Which one of the following pair is not correctly matched regarding officer of a pargana in medieval India? इसमें चलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सब पढ़ लीजिएगा, बाकी सही है। अमील जो होते थे मुगल काल में, वो इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन होते थे, ना कि चीफ एडवाइजर। तो ये गलत है।
यहाँ पे एडवर्ड सेड दिखते हैं जो अपने ओरिएंटलिज्म कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ओरिएंटलिज्म 1978 में बुक भी लिखी थी जिसमें कि वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर ओरिएंटल कल्चर को इसलिए नहीं समझते कि वो उसको रिकॉग्नाइज या प्रेज करना चाहते हैं, बल्कि वो एक बाइनरी क्रिएट करके ओरिएंटल कल्चर को वेस्टर्न कल्चर के नीचे रखने की कवायद है। भिखू पारेख जो है अपने बुक री थिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म के लिए जाने जाते हैं। 109 देखिए, इन विच ईयर डिड राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश आत्मीय सभा? क्या कहें इस टाइप क्वेश्चन को? 1815. Which of the following thinkers presented the idea of peace race in place of arms race? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कौन इसको याद रखता है? सेमोर मेलमैन। और क्यों याद रखे? Which of the following clause has been inserted by Constitution 93rd Amendment 2005? Very good, difficult question. 15.5 इंसर्ट किया था 93rd अमेंडमेंट 2005 में, जिसमें ये था कि अब जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो जिसमें गवर्नमेंट एडेड है, वहां हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं। उसी के तहत आपके एडमिशन जो होते हैं डिफरेंट जगह, पीजी हो चाहे कहीं भी पीएचडी, उसमें ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलती है। 15.5 इंसर्ट किया गया था। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 112. Which among the following is not a principle or mechanism of liberal democracy? आसान होना चाहिए। We all know about the features of liberal democracy. Government by consent है, public accountability है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, लेकिन एब्सोल्यूट माइनॉरिटी रूल थोड़ी हो सकता है। ना तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रूल, ना ही एब्सोल्यूट माइनॉरिटी रूल। Who among the following is the author of deliberative democracy, the majority principle and republican government? ये चूंकि यहाँ बेसेटे आंसर दिया है तो इसको रट लीजिए कि बेसेटे जो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पे इन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है, आगे आपको यूज हो जाएगा। Who among the following has adopted the personality factor in the decision making? ये क्वेश्चन का आंसर क्या वो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत ही उटपटांग आंसर है, अलेक्जेंडर एंड जूलियट जॉर्ज। लेकिन पर्सनालिटी फैक्टर डिसीजन मेकिंग इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पुतिन की अपनी पर्सनालिटी है और यूक्रेन वॉर उनके पर्सनालिटी के चलते ही उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। अभी विक्टर ऑर्बॉन ने जो अपना पर्सनालिटी उनके अनुसार एक पिकुलियर डिसीजन लिया है, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के बावजूद रसिया के फेवर में बात करना एंड ऑल। इस तरह के से जो इंडिविजुअल नेता की जो पर्सनालिटी होती है वो कैसे एक कंट्री के डिसीजन मेकिंग को फॉरेन रिलेशन में अफेक्ट करती है, इस पर जो है अलेक्जेंडर जूलियट जॉर्ज ने काम किया है। Which of the following statement about रामासामी नायकर is not correct? आप सबको पता है कि वो पेरियार के रूप में जाने जाते हैं। He took radical stand in the favor of atheism and women's right. ये सही एथेइस्ट थे, radical atheist थे। He was against the establishment of a separate sovereign nation state in South India to be called द्रविड़ा नाडु। ये गलत है, वो इसके फेवर में थे, वो सपोर्टर थे द्रविड़ा नाडु के, तो ये गलत है। इस मैंने इस पर इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ये सही है, मैंने इसके आंसर से मैं जा रहा हूँ। इन 1944 ही फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी द्रविड़ कज़गम, जो बाद में डीएमके और एआईएडीएमके में बदलती है। ही बिलीव दैट एंशिएंट हिस्ट्री एंड करंट पॉलिसीज हैज कंसोलिडेटेड द डोमिनेशन ऑफ साउथ इंडिया बाय नॉर्थ इंडिया। ऐसा वो मानते थे, तभी तो द्रविड़ मूवमेंट, उन्होंने द्रविडियन मूवमेंट चलाया था। The subject are kings of the king, ये मैं कह भी रहा था आपको कुछ समय पहले, and the king is the only their protector. They should be independent in their own affair and interdependent in common affair. ऐसी मतलब जिसको आप कह सकते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी के को डिनोट करने वाले थिंकर इस क्वेश्चन के अनुसार दयानंद सरस्वती हैं। सही ही होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। द सब्जेक्ट आर द किंग्स ऑफ द किंग। Who among the following, 117, use the term welfare state firstly, first? तो ये कहने वाले इस क्वेश्चन के अनुसार जो है ये है आर्क बिशप डब्ल्यू टेम्पल। और ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको आगे पूछा सकता है कि वेलफेयर स्टेट जो वर्ड है वो फर्स्ट कॉइन किसने किया। टेम्पल ने जो बुक लिखा था द क्रिश्चियनिटी एंड द सोशल ऑर्डर, इस बुक में उन्होंने जो है नाजी जर्मनी को पावर स्टेट कहा था और उसके बदले उन्होंने वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने की बात की थी। आर्क बिशप डब्ल्यू टेम्पल, वेलफेयर स्टेट। द फ्रेज महाजन समत्ता, खत्या एंड राजा, ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर में राजा या सॉवरेन के लिए यूज हुआ है, पूछा गया है। Consider the following statement: the member of Constituent Assembly were chosen by direct election by the member of the Provincial Legislative Assembly.
that had been established under the Government of India Act 1935. ये बिल्कुल सही है। 1946 में इलेक्शन होता है जो कि 1935 एक्ट के अनुसार हुआ था। उसके जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुना था। और इसमें कम्युनल बेसिस पे रिजर्वेशन की भी बात थी। मैंने जितना रिसर्च किया वैसे आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। तो ये भी सही है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख को इन प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो दोनों सही है। वैसे इन्होंने दोनों को गलत माना है, इसलिए मैंने लाल लगाया। आप रिसर्च कर लीजिए, मेरे अनुसार दोनों स्टेटमेंट सही है। 120 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर हुज डेथ इन ऑफिस गुलजारी लाल नंदा बिकेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। ये 2 या 3 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। पहली बार नेहरू जी के डेथ के बाद, फिर शास्त्री जी के डेथ के बाद। सो 1 and 2। फ्रीडम फाइटर कमला देवी चट्टोपाध्याय किस संस्था से जुड़ी हुई नहीं है? तो मैक्स मूलर भवन, जो कि यहाँ केजी मार्ग पे दिल्ली में है, जो एक तरह से जर्मन जो मैक्स मूलर थे उनके थॉट को लेके अभी तो एक तरह का इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे चलती है। इसको छोड़ के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, संगीत नाटक एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय जुड़ा है। तो अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बस जान लीजिए। हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हेन द जजमेंट इन केस ऑफ इंदिरा स्वानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाज डिलीवर्ड? अब आपको ये भी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप ये जानिए कि फेमस केसेस के टाइम में चीफ जस्टिस कौन थे। तो ये उस समय एम.एच. कानिया थे। वैसे आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस भी इंडिया के हीरालाल कानिया ही नाम उनका था, और ये एक एम.एच. कानिया से उनके बेटे हैं, पता कर लीजिएगा। तो जब इन्होंने ये क्वेश्चन रेज कर ही दिया है तो क्यों ना यहीं पे याद कर लीजिए कि के सुब्बाराव गोलकनाथ केस 1967 के टाइम में चीफ जस्टिस थे, और एस.एम. सीकरी केशवानंदा भारती केस के टाइम में चीफ जस्टिस। Which of the following term is used by Maurice Duverger for semi-presidential government? अभी आपने देखा उन्होंने सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को 3 टाइप में बांटा था। तो एक तरह का डायरची है, गवर्नमेंटल डायरची। डायरची मतलब कि डुअल गवर्नमेंट, जहां पे कि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, उसको भी एग्जीक्यूटिव पावर है जस्ट लाइक अमेरिका, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, उसको भी एग्जीक्यूटिव पावर है जस्ट लाइक इंडिया। तो दोनों का मिला हुआ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, गवर्नमेंटल डायरची। 124 अरेंज द फॉलोइंग बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन। मैं इसको अरेंज कर पाया बिना पूरा जाने हुए, क्योंकि जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में इन्होंने लिख दिया था। ये फर्स्ट होगा, 2 से फर्स्ट होता हुआ 2 ही है। और 3 या 4 में मैंने गेस किया कि क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम बहुत बाद में, शायद 1875 में उन्होंने लिखा था, तो सिविल वॉर इन फ्रांस पहले लिखा होगा, तो 4 से अंत होगा, तो इस बेसिस पे। Which of the following Indian thinkers suggested the establishment of a Congress for settlement of political and commercial dispute among nations? तो वर्ल्ड कांग्रेस की परिकल्पना राम मनोहर लोहिया ने की थी। 126 पढ़ रहा हूं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग whatsoever shall be instituted or continued against governor of the state in any court during his term of office। देखिए, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों सिविल और क्रिमिनल को केस से जो है एक तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर खुद हैं। जब तक वो ऑफिस में है उन पे क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर नहीं चला सकता। लेकिन सिविल प्रोसीजर में लिखा गया है कि 2 महीने की नोटिस जो है उनको देना मस्ट है। यहाँ पे 3 मंथ चूंकि दिया गया है, तो अब इतना डीप में, और ये आर्टिकल 361 में ये प्रोटेक्शन दिया गया, अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नेक्स्ट आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। उन पे कोई सिविल मुकदमा भी नहीं चला सकता। चूंकि 3 है तो इसलिए ये गलत हो गया। वेरी डीप क्वेश्चन, बट 361 जान लीजिए, और ये इम्यूनिटी भी जान लीजिए। व्हाट डिड जस्टिस हिदायतुल्लाह ऑब्जर्व? हिदायतुल्लाह एक ऐसे हैं जो कि चीफ जस्टिस भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कुछ समय के साथ प्रेसिडेंट के भी चार्ज में रहे, चेक कर लीजिएगा। जस्टिस हिदायतुल्लाह ऑब्जर्व अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। तो इन्होंने, अब मैं बस पढ़ दे रहा हूं जो आंसर है। प्रियम्बल इज एन इटर्नल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अनअल्टरनेटेबल। इसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन बदल दिया गया बहुत ज्यादा बाद नहीं, 1976 में ही 2 वर्ड उसमें इंसर्ट किए गए, सोशलिस्ट और 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। On 26 January 1950, who said we are going to enter a life of contradiction? Of course, अम्बेडकर जी ने कहा था। क्यों? उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एरिना में सभी इंडियन बराबर हो गए, एक वोट, 1 person 1 वोट, बट 1 person 1 वैल्यू भी नहीं है, 1 person 1 स्टेटस भी नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इलेक्शन जब 1950 के बाद होगी तो इलेक्शन वोटिंग के लाइन में
एक मालिक भी होगा, उसका नौकर भी, दोनों साथ खड़े होंगे, दोनों को बराबर पावर है, लेकिन वो बराबरी जो है जैसे ही वोट देने के बाद खत्म हो जाएगी, वो मालिक रहेगा और वो नौकर. सो ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन. अंबेडकर. Who believed that the notion of sovereignty must be expunged. Expunged का मतलब कि उसको हटा देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी. कई लोग ऐसा कहते हैं, आपको पता है स्टीफन डी क्रेसनर ने भी सोवरेंटी को है ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी कहा है. तो क्रैब ने ये कहा. ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है क्योंकि अब ये काफी जगह पूछा जाने लगा, बस रट लीजिए. हु अमंग द, और ये भी इससे समझने की कोशिश कीजिए कि सॉवरेंटी जो है कितना कंटेंसस थीम है पॉलिटिकल थ्योरी में. सॉवरेंटी मतलब कि उसके ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है क्या, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता है. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. सब इजी क्वेश्चन है. अलेक्जेंडर वेंड, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के जो थिंकर हैं, अलेक्जेंडर वेंट, उनकी बुक है जिन्होंने कहा था एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स आउट ऑफ इट. 131 देखिए. Which three factors were identified by John Burton as important part of decision making analysis. इसका जस्ट मैं अब इस क्वेश्चन इतना वेग है, इसके आंसर को देखिए कि परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है 3 पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एनालिसिस है. आप इसको और यदि पढ़ना चाहें, जो मैं सजेस्ट करूंगा मत पढ़िए, तो ये है. 132 लाल का मतलब है कि मैं इसके आंसर से सहमत नहीं हूं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी पंचायत shall constitute for 5 years from the date of declaration of election result and no longer. A panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period. 2 तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल जो काउंट होती है वो इलेक्शन रिजल्ट से ना होकर जिस दिन से वो कंस्टिट्यूट होती है पंचायत, उस दिन से होना चाहिए. चेक कर लीजिएगा. लेकिन दोनों स्टेटमेंट जनरली सही है. 5 साल के लिए पंचायत होती है, और यदि बीच में डिसॉल्व हो जाए तो जो नई पंचायत बनती है वो केवल उतने ही ड्यूरेशन के लिए आती है जितने टाइम बचेगा. मान लीजिए 3.5 साल में डिसॉल्व होगी, तो नया पंचायत जो इलेक्ट होगा, जो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, वो रिमेनिंग 1.5 साल के पीरियड के लिए ही बनता है. 133 जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा कितने साल में रिटायर. अभी आपने देखा सीनेटर वहां 75 साल में रिटायर करते हैं, तो आप गेस कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन से कि वहां जजेज भी पहले लाइफ टर्म होते होंगे, लेकिन अब 75 साल में रिटायर कर जाते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग सेड द पॉलिटिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड डिस्प्यूट अबाउट पावर एंड इट्स यूजेस involving choice among competing values, ideas, persons, interest and demand. Such a beautiful definition of politics. लेकिन ये क्वेश्चन ब्यूटीफुल नहीं है क्योंकि इसका आंसर बहुत ही टफ है, और ये देने वाले हैं माइकल कुर्टिस. इससे अधिक क्या बोलूं, बट दिस लाइन जब 5 बार पढ़िएगा कि पॉलिटिक्स को कितना अच्छा डिफाइन किया गया है. Which among the following is not the part of important component of the game theory? तो गेम थ्योरी में गेम होती है, स्ट्रैटेजी होती है, मैट्रिक्स पे ऑफ होता है, इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ग्रुप्स तो नहीं. यहाँ तो इंडिविजुअल प्ले करते हैं, इंडिविजुअल एक्टर होते हैं, तो ग्रुप्स निकाल दीजिए. Consider 136 पढ़ रहा हूँ. Consider the following statement about absence of member from parliament. आर्टिकल 101(4) जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आजकल पूछा जा रहा है. ये कहता है कि यदि आप 60 दिन से अधिक लगातार एब्सेंस हो तो आपको जो है हाउस से सस्पेंड या निकाला जा सकता है. यहाँ 45 दिन है, इसलिए गलत हो जाता है. ये तो सही है. Which one of the following institution is not associated with सैयद अहमद खान. तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, इन सब में पूछा जाता है. तो मुस्लिम ऑल इंडिया कन्फेडरेसी की उन्होंने कोई बात नहीं की थी. यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मडन एग्नो ओरिएंटल कॉलेज, इन सब से जुड़े रहे. Which of the following feature of presidential system of government is correct? The member of the legislature are not eligible for office in the administration. Administration president सीधा चुनते हैं जिसको भी वो चाहें, तो ये सही है. The legislature is ultimately supreme over other branches of government, of course. ये आपको कंटेंसस लग सकता है, लेकिन जो लेजिस्लेचर है उसको एग्जीक्यूटिव से ऊपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में माना जाता है. द एग्जीक्यूटिव इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट. नो, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट डायरेक्टली चुने जाते हैं जनता के द्वारा. तो 1 और 2 केवल सही है. 139 देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र. मैंने सीधा टिक मार्क दिया है कि अधिकरण अभी अबालियाज स्टेट ऑर्गन. मैं कुछ नहीं कहूंगा. चौथा जो है वो नहीं है, तो ये 3 हैं, इसको पढ़ लीजिए. मोस्ट awkward question. To maintain ethnic and religious balance in the composition of Supreme Court of Canada, 3 judges are
3 judges are compulsorily taken from which of the following province? इसको आप गेस कर सकते थे, आपने बहुत वाइड रेंजिंग पढ़ाई की जैसे मैंने की है, फॉर्चुनेटली मैंने किया है, आप लोग के चलते ही किया है। तो उसमें क्यूबेक जो है एक बहुत ही यूनिक वहाँ का प्रांत है या रीजन है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है। बहुत समय तक क्यूबेक जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता रहा था कि हम अलग जो है कंट्री बनना चाहते हैं, लेकिन कनाडा ने बहुत सारे कंसेशन उसको दिए हैं कि भाई तुम हमारे साथ बने रहो। तो उसमें से एक कंसेंसस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में 3 जजेस जो हैं वो क्यूबेक से जरूर लिए जाते हैं। 141 which of the following is not a precondition for democracy as a way of making decision? तो पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, डिस्कशन डेलिब्रेशन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, यूनानिमिटी नहीं। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी से डिसीजन लिए जा सकते हैं, ये नहीं कि सब लोग रेडी होंगे तभी। यूनानिमिटी का मतलब तो है कि हर आदमी को एक निगेटिव वीटो है, नो। The federal preemption doctrine is derived from the supremacy clause of the constitution of which country? अब यहाँ पे आप आराम से गेस कर सकते हैं, ये सब छोड़ दीजिए कितना टफ पूछा जा रहा है। फेडरल प्रीएम्पशन डॉक्ट्राइन, सुप्रीमेसी क्लॉज, आप यहाँ देखिए तो चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम सब यूनिटरी स्टेट है, तो जब फेडरलिज्म की बात होगी तो केवल एक ही आंसर सही हो सकता है, यूएसए। 143 देखिए, लिसे फेयर, ये सब आसान क्वेश्चन है क्योंकि लिसे फेयर का मतलब ही होता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। फ्रेंच है, इसका प्रोनाउंसिएशन में लिसे फेयर पढ़ते हैं। लिसे फेयर इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स। इट इज द हार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन दैट द इकोनॉमी वर्क्स बेस्ट व्हेन नॉट इंटरफेयर्ड विथ बाय द गवर्नमेंट। सही है। द सेंट्रल एजम्पशन ऑफ लिसे फेयर इज दैट ए रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी टेंड्स नेचुरली टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। क्यों रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी होगी लेसे फेयर में, जब ये आपको बता दिया कि गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं नाता होना चाहिए इकोनॉमी को, उसमें नाक नहीं घुसड़ना है, तो रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी की बात लिसे फेयर नहीं कर सकता। ये सही है गलत? अकॉर्डिंग टू J.H. फर्गुसन एंड D. मैकहेनरी, आप इसको सुनते ही उस क्वेश्चन को छोड़ने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, सही करेंगे आप। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाइज? तो इसका आंसर इन्होंने दिया है एडिशन टू कॉन्स्टिट्यूशन और द फंडामेंटल लॉ। अब इस पर जितना सोचना है सोच लीजिए। 145 देखिए, ये आसान होना चाहिए। वी ऑल नो कि के जो है इलेक्शन से रिलेटेड है, तो सी का 1 और सी का 1 में जो है आपको 50-50 आपने खेल लिया। वी ऑल्सो नो कि जी जो है वो पावर से रिलेटेड है, तो बी का 2, तो सी का 1, बी का 2, और ये आपको हो गई क्रैक। बाकी मैच कर लीजिएगा। 243 में हमेशा कहता हूँ उसके जो ए बी सी डी, इसको थोड़ा सा एक बार ब्राउज कर लीजिए। याद तो ऐसे करना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। जैसे डी जो है वो रिजर्वेशन से मुझे लगता है संबंधित है, ई जो है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। 146 से ये जो है ये आपको प्रॉम्प्ट करता है कि जो डीपीएसपी हैं वो हर डीपीएसपी जो 10-12 हैं वो क्या कंटेन करता है आइटम, ये जानना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ उसको याद कर लीजिए। जैसे 48 जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है, तो ए का 3 और ए के 3 से ही ये जो है हो जाता है क्रैक, तो इसका मतलब बी का 1 है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट जो 76 में 42nd अमेंडमेंट चलाया गया था, तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और 33B है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मुझे लगता है 97th अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था 43B, जहाँ राइट टू फॉर्म कॉर्पोरेशन भी आर्टिकल 19 में इंसर्ट किया गया था। 47 देखिए, हाउ मेनी रिकमेंडेशंस वर मेड बाय सरकारिया कमीशन इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड 1988 ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सेंटर्स। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि सरकारिया कमीशन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन। ये आपसे पूछा गया होगा कि किस साल से गठन हुआ था, 1983, इसके चेयरपर्सन कौन थे, जस्टिस सरकारिया थे। लेकिन ये नहीं पूछा गया होगा कि सरकारिया कमीशन ने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उसमें कितने जो है रिकमेंडेशन थे। तो ये आपको एक नए लेवल पे ले जाता है रटने का। 148 Barani categorized law into, अगेन अब इस बकवास क्वेश्चन के बाद एक स्टार क्वेश्चन। Barani categorized law into 2 kinds, the Sharia and the Jawabit। Sharia जो है वो कुरान के बेसिस पे जो धार्मिक लॉ हो गया, जवाबित एक सेकुलर लॉ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जवाबित शुड नॉट निगेट द शरिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिकल लॉ है या पॉजिटिव लॉ है या जो न्यूट्रल सेकुलर लॉ है वो शरिया को अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, शरिया के। It should increase the loyalty and hope among the nobles and common people toward the Sultan. Of course, its source and inspiration should be Sharia and the pious Caliph. खलीफा जो पायस वे में जीते हैं, और शरिया से ही ये ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन ये सभी धर्म के लोगों के लिए होना चाहिए।
If at all it had to negate the Sharia out of exigencies, सुल्तान मस्ट सीक एन ओपिनियन फ्रॉम द मोनार्क ऑफ पर्सिया. आई डोंट थिंक उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि आपको पर्सिया से परमिशन लेके आप सरिया के अगेंस्ट जा सकता है जवाब हीटर. तो इसलिए 4 को हटा दीजिए, यही इन्होंने भी कहा है, सही है. Who among the following observed that politics, like society in general, is governed by objective laws that have their roots in human nature, which is unchanging? ये क्वेश्चन खासा आसान है क्योंकि ह्यूमन नेचर के बेसिस पे पॉलिटिक्स के थ्योरी को रचने वाले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर मॉडर्न टाइम्स में कहे जाने वाले हांस मॉर्गनथाउ. यहाँ जॉन मैर्सियमर दिखते हैं जो ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट के एक तरह से बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं. रॉबर्ट कोहेन दिखते हैं जो कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं जोसेफ नेय के साथ. एंड मैक्स वेबर, कौन नहीं जानता. Which one of the following is the among the following approach to international politics is based on the concept of spillover effect? ये भी मीडियम लेवल क्वेश्चन है. स्पिल ओवर इफेक्ट बेसिकली ये कहता है कि दो कंट्री के बीच में बहुत अच्छे इकोनॉमिक नाते हैं तो वो सिक्योरिटी रिलेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब में भी बदल जाएगा. मतलब कि एक गुडविल दूसरे गुडविल में स्पिल ओवर करता है, एक तरह से फंक्शनलिज्म या फंक्शनल इंटीग्रेशन. तो डेविड मेटर्नी इसके लिए जाने जाते हैं. सो इसको हम जो है फंक्शनलिस्ट अप्रोच कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत थकाने वाला ये पूरा एक्सरसाइज था, जबकि मेरे पास इसका आंसर अवेलेबल था. और ये जो मुझे भेजा है जिस स्टूडेंट ने, मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूँगा, अदिति ने भेजा है. और अदिति, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने इसका आंसर भी दिया है तो इसके चलते बहुत ही आसान हो गया इसको बनाना. लेकिन फिर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि इन जनरल एक पेपर को रिसर्च करने मुझे जितना टाइम लगता है उसका कम से कम 10 गुना टाइम इसमें लगा और मैं थक गया था. और मेरे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर इसको जरूर बनाइए क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा उटपटांग क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं. आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा. मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों में इसका पेपर 2 भी लेकर के आऊं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, पॉल साइंस हिल कम्युनिटी का दायरा बढ़ाएं, जिससे कि अभी 1,40,000 और 1,50,000 के बीच में सब्सक्राइबर वो तेजी से 1,50,000 हो, थोड़ी वजन और बढ़ेगी. और यदि आप इंतजार कर रहे हैं CUET PG 2025 की कब बैच शुरू होगी, तो आपको बताना है कि ये 1 अक्टूबर 2024 शुरू होगी. यदि आप नेट JRF का दिसंबर बैच के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मुझे भी पता नहीं है कब, क्योंकि अब इनका रीटेस्ट जब होगा तभी नया डेट निकलेगा, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कब से वो बैच शुरू होगी. इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ. इस तरीके से आप मुझसे हमेशा मिल सकते हैं. ऑलवेज याद रखिए POLSC हेल्प, हर जगह केवल यही है. वेबसाइट paulsciencehelp.in है, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com है, टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp है और ट्विटर @paulsciencehelp है. सो इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं. मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने का. मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय.